आज की इस संवादशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और संवादशाला में विषय के बारे में परिचय कराने से पूर्व मैं इसमें जो एक हमने एडिशन किया है, इसमें एक ऐड अप किया है, वो है कि इस बार से हम जितने भी ये वेबिनार होंगे, संवाद होंगे, उसमें हमने विक्रमी संवत के अनुसार जो है तिथि को उसमें शामिल कर लिया है। तो आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शनिवार विक्रमी संवत 2082। इसमें दोष रह गया मेरे से, एक सेकंड, इसको भी मैं लगे हाथ ठीक ही कर लेता हूँ। तो तदनुसार जो क्रिश्चियन संवत है 5/7/2025, तदनुकूल जो है हम आज जिस विषय पे चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और हमारे मुख्य वक्ता श्री नीरज अत्री जी, जो कि डायरेक्टर हैं काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कंपैरेटिव स्टडीज के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सीधे विषय की ओर अग्रसर होते हैं। कुछ भूमिका के रूप में मैं आपके रूप में लगभग अगले 10-12 मिनट में बहुत संक्षेप में कोशिश करूंगा कि इस विषय की पृष्ठभूमि से आपको परिचित कराऊं। तो पृष्ठभूमि के रूप में सबसे पहली जो बात थी, वो तो डॉक्टर आनंद रंगनाथन, जो कि जेएनयू के प्रोफेसर हैं, जो मुझे बाद में पता लगा, उनकी एक पुस्तक मेरे पास मुझे मिली, हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र। और पूरा टाइटल उसका है एट्थ क्लास सिटीजन्स एंड विक्टिम्स ऑफ स्टेट सैंक्शनड अपार्थाइड। ये पुस्तक मेरे हाथ लगी और वहां से ये आइडिया लगा, और जब मैंने उसको पढ़ा तो फिर बस वो मन में चलता रहा, और वो आज इस अ, विषय के रूप में आप लोगों के सामने उपस्थित है। और ये बात मैं ये भी स्वीकार करना चाहता हूँ कि क्योंकि कॉपीराइट का आजकल ज़माना है, तो कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कोई उल्लंघन ना हो, तो ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उनकी पुस्तक से कोई मटेरियल हमने ऐसा नहीं लिया है। कुछ विषय कुछ टॉपिक्स ज़रूर वो देखे हैं, लेकिन उनको हम लोगों ने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है, देखा है, उसके लिए अपनी तरह के तथ्यों को हमने संजोया है। तो लेकिन उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये केवल एक एकेडमिक कर्म के लिए है, और ना कि इसका कोई वो दूसरा कोई प्रयोजन है, कोई वाणिज्य वाला कोई प्रयोजन नहीं। तो खैर, विषय की ओर अग्रसर होते हैं। संवैधानिक इंडिया में, और ये इंडिया शब्द, मैं संवैधानिक इंडिया शब्द विशेष प्रयोजन से कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जो अभी तक 2 वेबिनार्स कर चुके हैं, और जिसमें से एक डाटा बेस्ड वेबिनार था, जहाँ पे हमने कोशिश की थी कि व्हाट इज़ भारतीय इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक तो उसमें कोई भारतीय तत्व उसमें हम नहीं खोज पाए, और ये मैं आगे चल कर के आप लोगों के साथ बहुत संक्षेप में शेयर भी करूँगा कि वो क्यों मैं ऐसी बात कहता हूँ, और उसमें क्या कहना चाहते हैं। तो संवैधानिक इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है वो एक मार्केट प्लेस है, और भारत शब्द जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो सिविलाइजेशनल और कल्चरल एंटिटी है। तो दोनों में मूलभूत अंतर है। हजारों वर्ष पुराना जो है वो भारत शब्द बहुत कुछ, बहुत सारे अर्थों को देता है। तो उसमें हिंदू अस्मिता की चुनौतियां, और उनका भी संस्कृत शास्त्रीय समालोचन, क्योंकि मेरा संस्कृत से संबंध है, तो हमेशा मेरा एक प्रयास रहता है कि मैं संस्कृत शास्त्र के आधार पे इन सारे विषयों को देखूं, समझूं। तो उसमें जो सबसे पहले आप लोगों के साथ बात साझी करने वाली है कि मनुस्मृति, जिसको बहुत कंडेम किया जाता है, वहां पर एक पंक्ति आती है, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म धर्म प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्टेड। इसके आधार पर मैं आप लोगों के साथ आगे कुछ एक बातें करूंगा। बाकी नीरज जी जो हैं अपने तरीके से अपनी बात रखेंगे, और फिर आप लोग अपनी अपनी सहमति, अपनी राय, जो भी आप लोगों को टिप्पणी लगती हो वो आप कर सकते हैं। और इसमें भी हिंदू शब्द जो है, उसके बारे में मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। द टर्म हिंदू लैक्स क्लियर शास्त्रीय बेसिस, emerging instead as a geocultural label shaped by Persian, Islamic, and colonial encounters. And Indian constitutional law defines Hindu negatively. That is, anyone not Muslim, Christian, Parsi, Jew, etc. और ये 1966 की है। अगर इसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन हो चुकी है तो वो मेरे ध्यान में नहीं है, क्योंकि इतना मैं खोज नहीं सकता था चीज़ों को।
और ये डेफिनेशन क्या करती है? इट कंट्राडिक्ट्स शास्त्रीय एपिस्टेमोलॉजी व्हिच डिफाइंस आइडेंटिटी अफर्मेटिवली थ्रू नाम, गोत्र, वर्ण, आश्रम एंड अधिकार। और यहाँ से एक बात और मुझे ध्यान आई कि ये जो जाति गणना होने जा रही है, क्या इसमें सिर्फ कास्ट के संदर्भ में जाति को लेंगे या इसमें वर्णों को भी समायोजित किया जाएगा? क्योंकि जाति और वर्ण एक चीज नहीं है। तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस बात को भी हम चर्चा में लाएंगे। और this absence of positive identity renders Hindus vulnerable to socio-political alienation and legal marginalization despite being the majority, the so-called majority. So India's secular framework, rooted in Western notions of religion and law, often conflicts with Hindu dharma, righteousness, sampradaya, and Sanskriti, creating systematic inequities. तो ये स्थिति है। इस स्थिति के संदर्भ में अब मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान की जो प्रतिष्ठा थी, होनी चाहिए थी, वो धर्म होनी चाहिए थी, धर्म पर आधारित, धर्म केंद्रित होनी चाहिए थी। और उसके बदले में हमारे सामने जो बनाम इंडियन संविधान की प्रतिष्ठा है, वो हिंसा और भय मूलक पाश्चात्य मूल्य है। मैं चाहूँगा, और इस बात को मैं चाहूँगा कि आप चुनौती के रूप में लें, आप ये सिद्ध करें कि ये मानवीय मूल्य हैं। जितने भी संविधान में लिए गए मूल्य हैं, ये सारे संवैधानिक मूल्य कहीं पर भी मानवीय अवधारणा पर आश्रित हैं, किसी स्वस्थ समाज की उत्पत्ति से आए हुए हैं। ये मैं चाहूँगा और मैं उसके लिए आप लोगों के साथ अगले 2 मिनट में बात भी करूँगा। अब भारतीय धर्म की जो मैं बात करता हूँ, उसके लिए एक मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद का है, लेकिन उसकी मैं हिंदी आपके साथ साझा कर लेता हूँ क्योंकि संस्कृत से सभी लोग परिचित नहीं होंगे। तब भी वह राष्ट्र, राज्य या समाज जो भी आप कह लें, क्योंकि वहां पे सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। जो वो करना चाहता था, लोगों के लिए विभूति युक्त का मतलब क्या है? वेल बीइंग के लिए जो कुछ करना चाहता था, वो नहीं हो पाया, चाहे वो राष्ट्र, राज्य या समाज था। लेकिन निश्चित रूप से वो व्यक्ति तो नहीं है। उसने श्रेयोरूप, अब क्या हुआ कि उसने श्रेयोरूप धर्म की अति सृष्टि की। यह जो धर्म है, वह क्षत्रिय का भी नियंता है, कि जो ब्रूटल फोर्स है या जो भी क्षत्रिय धर्म का अपनाता है, उसको भी वो नियंत्रित करता है। अतः धर्म से उत्कृष्ट कुछ भी नहीं। जैसे आज आप संविधान दे रहे हैं, अनावश्यक रूप से संविधान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बेहतर होता धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जिस प्रकार राजा की सहायता से जो प्रबल शत्रु को जीतने की शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार धर्म के द्वारा निर्बल पुरुष भी बलवान को जीतने की इच्छा करने लगता है। वह जो धर्म है, निश्चय सत्य ही है। इसलिए सत्य बोलने वालों को कहते हैं कि वह धर्ममय वचन बोलता है, और धर्ममय वचन बोलने वाले से कहते हैं कि वह सत्य बोलता है, क्योंकि ये दोनों धर्म ही हैं। तो राष्ट्र राज्य जो है वो धर्म पर आधारित होने चाहिए थे, न कि ये संवैधानिक मूल्यों के नाम पे जो कुछ लाया गया है, जिसकी मैं आप लोगों के साथ अब चर्चा करने लगा हूँ 2 मिनट में। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिर अगले वेबिनार में हम लेंगे कि इन मूल्यों को किस तरह से पॉलिटिकल फिलोसफर जितने थे, उन्होंने किस तरह से इनको ढका है। इन खून और हिंसा से भरे हुए और सप्रेशन से भरे हुए इन मूल्यों को किस तरह से फिलोसोफाइज किया गया है, वो हम अगले वेबिनार में लेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ एक उदाहरण आपके साथ कर रहा हूँ। सॉवरेंटी का प्रिंसिपल हम बड़े छाती ठोक के कहते हैं हमारे संविधान में है। उसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो कहाँ से आ रहा है? इमर्ज्ड फ्रॉम स्ट्रगल्स अगेंस्ट कॉलोनियल रूल्स एंड मोनार्कीज, ऑफन इन्वॉल्विंग वॉर्स फॉर इंडिपेंडेंस। लेकिन हम कहते हैं, अरे ये तो बड़ा भारी मानवीय मूल्य हम लोगों ने निकाल दिया। और एग्जाम्पल उसके क्या है? अमेरिकन रेवोल्यूशन, डीकोलोनाइजेशन, पोस्ट WW2। इसी तरह सोशलिज्म को उठाकर लाए, जिसके ऊपर आजकल हम चर्चा करना चाह रहे हैं, अरोज फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन एंड क्लास स्ट्रगल। तो आपको लगता है कि इनमें से एक भी कोई मूल्य, कोई मानवीय मूल्य वस्तुतः रहा होगा? अगर वो मानवीय मूल्य होता तो स्वस्थ समाज होता, वहां सप्रेशन नहीं होता, लोगों का खून नहीं बहा होता, लोगों पे अत्याचार नहीं होते। तो 19th सेंचुरी, उसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। 19th सेंचुरी लेबर मूवमेंट्स और रशियन रेवोल्यूशन इसके उदाहरण है। सेकुलरिज्म, जिस पे अभी आगे हम चल के चर्चा करेंगे, developed from religious wars and conflicts, prompting separation from the church and the state to reduce violence। यूरोपियन वॉर्स ऑफ रिलीजन आप जानते ही हैं।
ठीक है? इसी तरह डेमोक्रेसी, रिपब्लिक इन सब के अच्छा ये आप ज़रूर देख लीजिए जिसके ऊपर हम सारा बड़ा बल देते हैं और बड़े ज़ोर-शोर से पढ़ाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी जिसको हमने हॉब्स, लॉके और ये सारे लोगों के कि इनके दर्शन को इसका हमने ऊपर मुलम्मा चढ़ा कर के कहा, अरे! अरे! ये तो सबसे बड़े मानवीय मूल्य हैं। ये क्या है? कहाँ से आए हैं? Contradicted by slavery and gender oppression, leading to conflicts like civil wars and suffrage movements. और उसके उदाहरण हमारे पास क्या हैं? यूएस सिविल वॉर, वुमेन्स सफरेज स्ट्रगल्स और इसी तरह से आप बाकी भी देख सकते हैं। मैं उनको पढ़ने नहीं जा रहा, मैं शेयर कर दूँगा और निश्चित रूप से अगले जो वेबिनार हैं, उसमें प्रामाणिक रूप से मैं आप लोगों के साथ इस पे और चीज़ें करूँगा जो कि आप देख पाएँगे। फ्रेटर्निटी, फंडामेंटल राइट्स, अब ये फंडामेंटल राइट्स जिसके ऊपर बड़ा बल हम देते हैं ज़ोर-शोर से, किस तरह से वो हिंसा से और खून से सने हुए हैं। एनश्राइन्ड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ऑफन इन रिस्पॉन्स टू ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बट इनिशियली लिमिटेड बाय ऑपरेशन। और जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 है, वहाँ से ह्यूमन राइट्स निकल के आ रहे हैं। वेस्ट को अपनी शर्म मिटानी थी, इसलिए उनकी बात की गई है। उन ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। रूल ऑफ लॉ की भी इसी तरह से बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फेडरलिज़्म, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। मुझे आप अपने इंडियन संविधान का एक मूल्य बताएँ, जो खून, हिंसा से सींचा हुआ ना हो और जिसका हम कोशिश करते हैं कि नहीं-नहीं ये तो भारतीय मूल्य हैं, ये तो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं। आप मुझे एक भी उसमें से बताएँ, 14 के 14 मूल्य जो हैं वो यहाँ पर आपके सामने हैं। तो इस सारे परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हम आज की जो चर्चा है वो करने जा रहे हैं और देखते हैं कि किस तरह से हिंदुओं के साथ एक भेदभाव किया गया। तो आज की जो चर्चा करने के लिए हमने विशेष रूप से सादर आमंत्रित किया है श्री नीरज अत्री जी को और उनसे सामान्य रूप से आप सभी लोग परिचित होंगे उनके इंटेलेक्ट से भी और उनकी इंटेलिजेंस से भी। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं और हम लोग सभी प्रयास इस बात के लिए करें कि हम इंटेलेक्ट से इंटेलिजेंस की ओर चलें। क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो भारतीय संस्कृति का मूल है। वो इंटेलेक्ट के ऊपर नहीं क्योंकि बुद्धि तो जिधर को चलाओगे उधर चल जाएगी। वो बुद्धि जो है वो आप जानते ही हैं पॉलिटिकल मैं कोई इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन बुद्धि का खेल तो आप लोगों ने बहुत देखा है और लोकतंत्र के जो सदन है वहाँ पे आप देखते ही हैं। लेकिन इंटेलिजेंस वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट दोनों को आपको सँभाल के रखना है। इंटेलेक्ट के द्वारा आप काटेंगे, इंटेलेक्ट के एक हथियार के रूप में आप प्रयोग करेंगे और इंटेलिजेंस के द्वारा आप सबका सर्वहित करेंगे, वेल-बीइंग करेंगे। आप उस दृष्टि से देखेंगे, मानवीय दृष्टि से सबको देखेंगे। तो श्री नीरज अत्री जी इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कंपैरेटिव स्टडीज़ चंडीगढ़ हैं और उसके साथ ही हैज़ बीन द forefront of the campaign against rigged history published by NCERT and taught under CBSE curriculum. He has delivered lectures at various institutions of higher education in different states all over Bharat. He has a huge fan following for his politically incorrect ideas. और वो आप देख सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम या और जो साधन हैं, क्योंकि मैं उन साधनों पर नहीं हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता। लेकिन यूट्यूब पे मुझे मालूम है कि लगभग 1.5 लाख से भी ऊपर इनकी फैन फॉलोइंग है। और ये एक पुस्तक मैं समझता हूँ हर में से हर किसी को पढ़नी चाहिए, जिससे कि हर किसी की आँखें खुल जाएँगी और इस पुस्तक के बारे में उन्होंने जितनी मेहनत की है वो वाक़ई जो है वो साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि उसमें आरटीआई ने हर चीज़ के लिए जब प्रमाण माँगे गए तो एनसीईआरटी ने हाथ खड़े कर दिए कि किस तरह से ओपिनियनेटेड हिस्ट्री जो है वो पढ़ाई जा रही है, बायस्ड हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, ये सारा सिद्ध हो गया और इसमें प्रमाण आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो आपके सामने बड़ी स्पष्ट बात हो जाएगी द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया हैज़ बीन थॉरोली कॉम्प्रोमाइज्ड। It is being systematically used to create historical grand narrative which is ethically and factually incorrect. The sophisticated propaganda techniques are employed to create this artifice
This book is an effort to highlight this academic fraud. It is a result of research spread over more than 6 years. Facts are the guiding lights of this book and not any ideology. तो मैं जरूर ये कहूंगा ब्रेन वॉश रिपब्लिक, और अब इसकी मूवी भी आ गई है, हालांकि मैं उसको नहीं देख पाया, लेकिन जरूर इस विषय में हम बात करेंगे। चलिए सीधा विषय की ओर। इससे पहले कि मैं उनको आमंत्रित करूं, 2-3 बातें और आपके साथ साझी करके उनको मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। देखिए, जब मैं संस्कृत की बात करता हूँ, मैं एप्लाइड संस्कृत की बात करता हूँ, मुझे केवल शास्त्र पकड़ के उसको बैठे रहना, उसकी कोटेशंस दोहराते रहना, मैं इससे थोड़ा-सा बचता हूँ। मुझे उसका है कि उस शास्त्र शास्त्र का मतलब ही अनुप्रयुक्तता है, एप्लीकेशन है। तो उस अनुप्रयुक्तता को ध्यान में रखते हुए ये विषय देखा मैंने। तो हमारे पास 4 बातें हैं संस्कृत शास्त्रों से। वो है धर्म, पहले ही बात, कि जिस आधार पर हमारा जो फ्रेमवर्क है, जिसके आधार पर हम इन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, एनालाइज़ करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा है न्याय, मैं इसके उसमें नहीं जा रहा, व्याख्या में नहीं जा रहा, लेकिन आप लोग इन शब्दों को पकड़ लेंगे, तो हमें आगे आने वाले सेमिनार्स में लाभ हो जाएगा। तीसरा जो इसका आधार है, प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके आधार पे इस सारी चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे, वो है राजधर्म। और तीसरा है इतिहास पुराण, वो इसलिए क्योंकि वो हमारा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, सांस्कृतिक संदर्भ है। वो हमारी संस्कृति को सँभाल के रखते हैं। बाकी सब निश्चित है, वो सांस्कृतिक संदर्भ की बजाय वो संस्कृति ही है कि आप व्यवहार कैसे करेंगे, किस आधार पे करेंगे। तो ये 4 बातों को, ये हमारा फ्रेमवर्क है जिसके आधार पे हम ये बात करने जा रहे हैं, जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। अ, जो डॉक्टर आनंद रंगनाथन हैं, उन्होंने तो केवल 8 इस डिस्क्रिमिनेशंस की बात की थी, लेकिन यहाँ पे आप 10 देख सकते हैं। स्टेट कंट्रोल हिंदू टेम्पल्स, ये सबसे पहली बात है, जो 70% से भी अधिक लगभग जो है टैक्स देते हैं। ना कोई दूसरा कोई इस तरह का कोई मस्जिद नहीं देती, कोई गिरजाघर नहीं देता, कोई और जो है संस्थाएँ टैक्स नहीं देती, लेकिन स्टेट कंट्रोल के अंडर 70% जो है टैक्स टेम्पल से जाता है। ये मोटी बात बता रहा हूँ। वक्फ बोर्ड एक्ट है, लेकिन रिलीजियस ऑटोनॉमी के नाम पे हिंदुओं को क्या मिला? राइट टू एजुकेशन में 25% जो है वो सीट्स रिजर्व हिंदू इंस्टीट्यूशंस करेंगे। कोई इस्लामिक इंस्टीट्यूशन या दूसरे इंस्टीट्यूशंस नहीं करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे किस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया है हिंदुओं को इतने सालों में, आप सभी जानते हैं। कश्मीरी हिंदुओं की डिस्प्लेसमेंट का इश्यू अभी तक कितना सामने, हम सभी के सामने है, और हम आँख नहीं उठा पाते उन लोगों के प्रति जिनके प्रति इस तरह का अनाचार और अत्याचार हुआ है। उसके बाद एक सबरीमाला टेम्पल केस जो आया था कि भई सारी स्त्रियों को जाने को अधिकार दे दो, बिना कुछ उसकी पृष्ठभूमि को समझे, बिना उसके नियम और बाकी व्यवहार को समझे, वो केस आप लोगों के सामने है। किस तरह से वहाँ पे भी हिंदुओं को ह्यूमिलिएट किया गया। सिलेक्टिव रेगुलेशन फॉर हिंदू फेस्टिवल्स, कि भई उसकी जो जब जन्माष्टमी आएगी तो वो उसकी हांडी की ऊँचाई कितनी होगी, जो झंडा है उसकी ऊँचाई कितनी होगी, हर चीज़ में जो है वो हिंदुओं को ही टारगेट किया गया। हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, जैसा कि मैंने अभी इन एजुकेशन जो है, वो नीरज जी ज़्यादा बेहतर बात करेंगे क्योंकि ब्रेन वॉश रिपब्लिक इसी चीज़ के ऊपर है। उसके बाद आर्टिकल 30 और माइनॉरिटी एजुकेशनल राइट्स जो हैं, आप देखिए, मैं एसडी कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे कभी वो ढंग से कोई हवन भी नहीं कर पाए। किसी देवता की प्रतिष्ठा करना तो अलग बात है, लेकिन जब मैं किसी दूसरे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में गया, तो वहाँ गुरुद्वारे भी बने हुए हैं, वहाँ पर आप वो सारे प्रोसीजर्स भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप अपने उसमें नहीं कर पाते। और 10वां जो एक बिल लाया जा रहा था, कम्युनल वायलेंस लॉ, कि अगर कोई मुस्लिम भी अगर कोई दंगा कोई करता है, लेकिन उसके लिए दोषी कौन होगा? वो हिंदू ही होगा। उसी को जेल दी जाएगी। ये बड़े स्पष्ट से हैं, जिसके बारे में मैं बहुत संक्षेप में, कि इस सारे विषय को हमने देखना कैसे है? ये कोई इमोटिव इश्यू नहीं है। ये हमें बहुत इंटेलिजेंटली इन चीज़ों को देखना है, और इसीलिए संस्कृत शास्त्र की दृष्टि इस रूप में आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन सारे नहीं मैं शेयर कर रहा, क्योंकि उसके बाद नीरज जी बात करें। तो जब मैं शास्त्रीय क्रिटिक की बात करता हूँ इन इश्यूज़ की, तो उसका मतलब क्या है कि पहले हम इश्यू लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जैसे तमिलनाडु में ये इश्यू है, 38,000 से भी ऊपर हिंदू टेम्पल्स उसके अधीन हैं, उनका उनके ऊपर टैक्स लगता है।
और उनके ऊपर कोई जो है वो ऑटोनॉमी उनको नहीं मिली हुई, गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती है। और इवन कई एक मंदिर में जो रेफरेंस मेरे ध्यान में आए, मुस्लिम भी उसका एडमिनिस्ट्रेटर रहा है, दूसरे रिलीजन के। फिर उसका उस इश्यू का कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न तो इतना ही है कि इट वायलेट्स आर्टिकल 26 राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एंड आर्टिकल 14 इक्वालिटी का। और उसका शास्त्रीय पर्सपेक्टिव क्या है कि कंट्राडिक्ट्स राजधर्म। अर्थशास्त्र ये बात कहता है बड़े स्पष्ट रूप से, विच मैंडेट्स प्रोटेक्शन नॉट कंट्रोल ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। और स्टेट रिस्पांस क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो ये केस था, उसमें दैट upheld state control but noted mismanagement concerns, yet reforms remain absent। बड़ी स्पष्ट सी बातें हैं। और इसका क्रिटिक फिर उसके बाद हम बहुत संक्षेप में है कि स्टेट कंट्रोल अंडरमाइन संप्रदाय एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इक्विटी। ये आप सभी जानते हैं। तो हमारे पास डिस्कशन पॉइंट क्या आता है कि हाउ कैन टेम्पल ऑटोनॉमी अलाइन विद राज धर्म एंड आर्टिकल 26 वाइल इंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। और इसी तरह से ये वक्फ बोर्ड के ऊपर है, राइट टू एजुकेशन के ऊपर है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर है। सब में संस्कृत शास्त्र की दृष्टि से हमने रिस्पांस देखा है, स्टेट रिस्पांस देखने के प्रयास किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न क्या है, और इसी तरह से कश्मीरी हिंदू डिस्प्लेसमेंट किस तरह से उनके साथ एक बिट्रेल किया जा रहा है अभी तक। और सबरीमाला टेम्पल के सिलेक्टिव रेगुलेशंस फॉर हिंदू फेस्टिवल्स, आप सभी से मैंने ये बातें कर ही ली हैं और ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ बाद में। हिस्टोरिकल नरेटिव्स इन एजुकेशन किस तरह से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किए गए हैं, और आर्टिकल 30 एंड माइनॉरिटी एजुकेशनल राइट्स, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी ही साझी कर दूंगा, और कम्युनल वायलेंस लॉस। तो कुल मिलाकर के ये आप लोगों के सामने एक मैंने पृष्ठभूमि के रूप में ये सारी बातें साझी की हैं कि ये बातें थी जिस वजह से आज का हमने ये संवाद आयोजित किया है। निश्चित रूप से संवाद शब्द को ही ध्यान में रखें, ना तो ये कोई चर्चा है, ना कोई ये डिबेट है। संवाद की मर्यादा एक नितांत भिन्न मर्यादा है, वो सदन की है। लोकसभा और जो राज्यसभा है, वहाँ वो विवाद कर सकते हैं, यहाँ पे संवाद है। एकेडमिक कर्म जो है वो संवाद का कर्म है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ एक पृष्ठभूमि स्पष्ट कर दी है, और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री नीरज अत्री जी को कि वो इस सारे विषय को अपनी दृष्टि से, अपने तरीके से कैसे देखते हैं, कैसे इसको प्रस्तुत करते हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, और उनके वक्तव्य के बाद हम संवाद में प्रवृत्त होंगे। आप सभी लोग अपनी अपनी बात, डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट, टिप्पणी, या जो भी आप महसूस करते हैं वो साझा कर सकते हैं। जी नीरज जी, अब मैं स्क्रीन हटा दूं अगर आप शेयर। जी जी हटा दीजिए। ठीक है। जी आप शेयर कीजिए अपनी स्क्रीन। नहीं, मुझे अभी शेयर नहीं करना, मैंने कुछ पहले ओके बात ही करना चाह रहा हूँ। जी ओके ओके जी ठीक है। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये अभी जब हम शुरू नहीं किया था हमने अपनी चर्चा को, जी तो आपने बताया था कि डॉक्टर गुप्त ने मुझसे एक शेयर किया हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल। जी जी तो अगर मैं वहीं से स्टार्ट करूं, तो मैं एक प्रश्न से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। सिंपल सा प्रश्न है कि अगर हम कभी बात करते हैं क्राइम की या क्रिमिनलिटी की, तो सब अगर हमने डिफाइन करना परफेक्ट क्राइम क्या है, तो एक डेफिनेशन जनरली मिलती है कि वो क्राइम जिसमें कोई सबूत नहीं छोड़ा जाता, कोई एविडेंस नहीं छोड़ा जाता, उसे परफेक्ट क्राइम कहते हैं। तो आई होप सब लोग मेरे साथ इस पे सहमत होंगे, अगर नहीं है तो आप बता सकते हैं। जी जी सहमत है, ये तो सहमत है, सारे ठीक सहमत बात। हैं इस पे? हाँ ठीक जी, है। मैं स्वयं इससे सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैंने पूछा था। ये क्योंकि परफेक्ट काम तो किया ही जाता है, हाँ, तरीका परफेक्ट जो क्राइम, पकड़ में आए। हाँ जी, ये जनरली हम तो बोलते हैं कि वो क्राइम जिसमें कोई एविडेंस नहीं छोड़ा गया वो परफेक्ट क्राइम होता है। हम्म लेकिन एक और कैटेगरी ऑफ क्राइम्स है, वो होता है जिसमें कि ये पता ही नहीं चलता कि क्राइम किया गया है। वो वो बेट मतलब वो परफेक्ट क्राइम होगा, क्योंकि
एक तो हो गया कि क्राइम किया, मान लीजिए किसी ने मर्डर किया, इन्वेस्टिगेटर आते हैं, वो देखते हैं, तो उन्हें कोई एविडेंस मिलता ही नहीं, तो परपेट्रेटर तक पहुंच नहीं सकते। दूसरा होगा कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि कोई डेड बॉडी ही नहीं मिली, उन्होंने बॉडी गायब कर दी, तो पता ही नहीं चला कि क्राइम हुआ या नहीं हुआ, ये परफेक्ट क्राइम माना जा सकता है। लेकिन इससे भी एक बेटर कैटेगरी होती है, वो बेटर कैटेगरी होती है जिसमें कि जो विक्टिम है वो ये क्लेम करता है कि क्राइम हुआ ही नहीं। जनरली परपेट्रेटर ये बोलता है कि मैंने क्राइम नहीं किया, लेकिन आज हम जिस स्टेज में पहुंच रहे हैं वहां पर ऐसे क्राइम्स होते हैं जहां पर के जो विक्टिम है उसी को ऐसे मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि वो स्वयं आगे आके बोलता है कि कोई क्राइम तो हुआ ही नहीं है, तो इन्वेस्टिगेट क्या करना है इसमें। तो ये क्रिमिनलिटी की 3 स्टेट्स की मैंने अभी बात की, लेकिन अब मैं इससे भी एक आगे वाली स्टेज पे चलते हैं हम, कि वो क्राइम जिसमें विक्टिम कह रहा है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये किया गया है, तो ये आता है परफेक्ट क्राइम की कैटेगरी में कि आपने क्राइम भी किया, एविडेंस सब सामने है, लेकिन जो विक्टिम है वही बोल रहा है कि मेरे साथ क्राइम हुआ ही नहीं। तो उस कैटेगरी में आता है जो दर्शक बाद में जुड़े हैं। अभी हम जो बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान टाइम्स में एक एडिटोरियल छपता है, द केस फॉर इंग्लिश इन इंडिया, और उनके कहने का पर्पज ये है कि अब जो इंग्लिश है वो हमारे देश में लिंगुआ फ्रैंका होनी चाहिए, कि सबके लिए ये भाषा होनी चाहिए, क्योंकि अब ये कोई फॉरेनर्स की भाषा नहीं है। तो ये उस कैटेगरी में आता है जहां पर के जो विक्टिम है वो बड़ा खुशी खुशी बोल रहा है कि तो बहुत अच्छा हो भाई जो कर रहे हो। तो लाइकवाइज जब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने लगते हैं तो ये भी मुझे लगता है उसी कैटेगरी ऑफ क्राइम्स में आएगा। कई बार जब मैं बात बोलता हूँ तो ऑडियंस में से कोई ना कोई पूछ लेता है कि सर आप क्राइम शब्द बोल रहे हैं, जो कि बहुत एक एक्सट्रीम वर्ड है कि इसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो हम इसे समझ के देखते हैं ज़रा। डॉक्टर साहब ने अभी बहुत डिटेल में कई चीज़ें बताई, हालांकि वो सी कैप्सूल फॉर्म में, लेकिन इलेबोरेट बहुत था उसमें, बहुत विड्थ बहुत थी उसकी। तो उसमें आपने टच किया कि जो हमारा प्रियम्बल है, जिस पे आजकल एक डिबेट भी शुरू हुई है, विशेष रूप से जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा किया कि सेक्युलर की डेफिनेशन वो बताई जो एक्चुअल डेफिनेशन है। लेकिन अभी देखिए पिछले 15 वर्ष में किस लेवल का मैनिपुलेशन हो रहा है कि आज यदि आप इंटरनेट पे जाके सेक्युलर शब्द का मीनिंग सर्च करते हैं तो आपको जो इसका ओरिजिनल मीनिंग था वो मीनिंग ढूंढने में कठिनाई होने लग जाती है। जबकि मुझे ध्यान है जब मैंने स्टार्टिंग में स्मार्टफोन लिया था, 15-16 वर्ष पुरानी बात होगी, तो उस समय जब हम डालते थे तो सेक्युलर का मीनिंग डिक्शनरी बताती थी सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, जो उसका ओरिजिनल मीनिंग था। लेकिन आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन, अगर हम अपने देश के सोशो पॉलिटिकल कल्चरल मिलियू की बात करें, इसमें तो सेक्युलर शब्द का एक परवर्टेड मीनिंग है ही, लेकिन जो मेन रिसोर्स होते हैं कि आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं, वहाँ पर भी ये मैनिपुलेशन की जा रही है। जब डॉक्टर साहब ने ये टॉपिक दिया ना कि व्हाट इज, इसमें भारत का है क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मैंने कहा ये तो जब शुरू हो रहा है तो इंडिया दैट इज भारत, तो चौथा शब्द तो भारत आ ही जाता है कम से कम, पहला नहीं आ रहा तो वहां से शुरू कर सकते हैं। उस पर आने से भी पहले एक और चीज जो मुझे शेयर करनी है कि बाय एंड लार्ज क्या होता है। अब मेरा टॉपिक फिजिक्स रहा है, मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, जहां पर के बिल्कुल ड्राई फैक्ट्स की बात की जाती है, उसमें इमोशंस नहीं आते। पर दुर्भाग्य से रियल लाइफ में लोग जब बात करते हैं, सोचते हैं, तो वहाँ पर इमोशंस प्रिडोमिनेंट होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन फैक्ट्स की बात कम की जाती है।
अब आजकल हम क्या करते हैं, कोई त्योहार आता है, स्पेशली 15 अगस्त आई, 26 जनवरी आई, या कोई मैच आता है, तो हम उसमें तिरंगा अपना लहराते हैं और गर्व से लहराते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि तिरंगा आया कैसे, तो उसमें एक अलग कहानी आपको निकल के आएगी कि हमारे देश में तो जो शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज है वो होना चाहिए था, और बहुत लोग चाहते भी थे, लेकिन उसे सबवर्ट करके, मैनिपुलेट करके तिरंगा लेके आया गया। पर आज वो हमारी इमोशंस के साथ जुड़ गया है, इसलिए अगर आप कभी बात करेंगे कि यार तिरंगा नहीं होना चाहिए, भगवा होना चाहिए, तो उस पर सीधा सीधा लेबल क्या लगेगा, यार ये तो एक्सट्रीम बात कर रहे हैं, ये तो हिंदुत्व ब्रिगेड का भी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमें अपना जो थॉट प्रोसेस है उसे इमोशंस से अलग करके जब सोचेंगे, तब समझ में आएगा कि किस लेवल की मैनिपुलेशन हमारे पूरे समाज के साथ की गई। और इसीलिए मैंने जो परफेक्ट क्राइम वाला एग्जाम्पल दिया वो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसे सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। हम बोलते हैं ये क्राइम कहाँ है, ये तो दिस इज समथिंग वेरी डिजायरेबल जो होना ही चाहिए था। तो अब इस बैकग्राउंड के साथ हम चलते हैं कि इस संविधान में भारत का क्या है। तो पहली चीज जहाँ पे शुरू किया जाता है, इंडिया दैट इज भारत से शुरू होता है। तो ये 18 सितंबर 1949 में भीमराव रामजी अंबेडकर ने मूव किया था, जिसे फर्स्ट अमेंडमेंट टू ड्राफ्ट आर्टिकल 1 कहा जाता है। उन्होंने बोला कि जो हमारा आर्टिकल 1 है, ड्राफ्ट आर्टिकल 1 है, वो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई, और कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा भी भारत से जुड़ा हुआ होगा वो इस पे डेफिनेटली एक ऑब्जेक्शन रेज करेगा कि भाई तुम इंडिया की बात कर रहे हो कि भारत की बात कर रहे हो। तो इस समिति में यूं तो बहुत सारे मेंबर्स थे, लेकिन कुछ प्रमुख थे जिन्होंने इस आर्टिकल 1, ड्राफ्ट आर्टिकल 1 का विरोध किया। इनमें थे सेठ गोविंद दास, एच.वी. कामत, ब्रजेश्वर प्रसाद, बी.एम. गुप्ता, राम सहाय, कमलपति त्रिपाठी, लोकनाथ मिश्रा, शिवबन लाल सक्सेना, हरगोविंद पंत, ये मुख्य थे। अब देखिए सेठ गोविंद दास ने क्या बोला कि आप इसे थोड़ा सा ऑल्टर कर दीजिए। क्या आप बोल रहे हैं इंडिया दैट इज भारत, उसे बोलते थे भारत नोन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज। ये मूल रूप से हम भारत हैं, लेकिन जो विदेशी हैं, जो बाहर के देश हैं, वो इसे इंडिया के नाम से जानते हैं। तो भारत नोन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज, ये किया जा सकता है। अच्छा, फिर जो पंत जी थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक चीज इसमें ऐड कर दी। वो बोले कि यार ये तुम सोच भी कैसे सकते हो कि आज भी जब हम स्नान करते हैं तो उसमें भी हम जब बोल रहे होते हैं तो हम बोलते हैं जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरत खंडे आर्यावर्ते। तुम इंडिया तो बोलते ही नहीं उसमें, लेकिन आपने इंडिया को पहला वर्ड डाल दिया है। तो इसलिए इंडिया दैट इज भारत गलत है, ये नहीं होना चाहिए, केवल भारत होना चाहिए, उनका ये कहना था। तो केवी कामत ने इसे थोड़ा सा और ट्वीक करने की कोशिश की। उन्होंने कहा भारत और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मैं रिपीट करता हूँ, भारत और इन इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए, जैसे उन्होंने आयरलैंड का एग्जाम्पल भी दिया था कि उन्होंने भी यही किया था। उनके देश को एयर बोलते थे, लेकिन इंग्लिश में आयरलैंड बोला जाता था। एक और सुझाव जो दिया वो कमलपति त्रिपाठी थे। उन्होंने एक काफी लंबी स्पीच दी, हमारे पास यहाँ समय बहुत अधिक नहीं है इसलिए मैं स्पीच को छोड़ रहा हूँ। उन्होंने जो बोला था कि भारत दैट इज इंडिया मे बी बेटर। फिर उन्होंने इसके साथ जो बोला कि 1000 साल की गुलामी में द कंट्री हैज लॉस्ट सोल, हिस्ट्री, प्रेस्टीज एंड फॉर्म ऑफ नेम। ये 1000 साल की जो गुलामी हमने झेली है उसमें हमने अपनी आत्मा भी खो दी है, इतिहास खो दिया है, आत्मसम्मान को खो दिया है, और अपने नाम का स्वरूप तक हम खो चुके हैं। इतनी क्लैरिटी के साथ उन्होंने बातें बोली।
अब ये सारे के सारे जितने आर्गुमेंट उन्होंने दिए थे B.R. अम्बेडकर के प्रस्ताव के अगेंस्ट, वो मुझे तो बिल्कुल वैलिड लगते हैं। अगर आप में से किसी को कोई भी एक इनवैलिड लगता है तो आप मुझे बताइए, मैं सुनने को तैयार हूँ। लेकिन ये मुझे तो सारे वैलिड लगते हैं। स्टिल जब इस पे वोटिंग की गई तो इस प्रस्ताव को फेल कर दिया गया। मेरे ख्याल 39 to 51 का आंकड़ा था कि 39 इसकी 51 इसकी फेवर में थी अम्बेडकर वाली की, 39 इसके अगेंस्ट थे। लेकिन आप इसमें कल्पना करके देखिए कि इतनी सिंपल सी चीज़ है, सिंपल और सामने दिखाई देने वाली, वहां पर भी भारत को एक तरह से रेलीगेट कर दिया, बैक स्टेज दे दी जाती है, इंडिया दैट इज भारत बता दिया जाता है। ये एग्जाम्पल आपको क्या बताता है? ये बताता है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स हो रही थी, उनमें जो असेंबली थी उसकी जो कॉम्पोजिशन थी वो ही फ्लॉड थी, उसमें बहुत ज्यादा कमियां थी। इसी को थोड़ा आप एक स्टेप आगे लेके चले। मुझे याद है बचपन में जब हम सिविक्स पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि हमारा गौरवशाली इतिहास, हमारा जो संविधान है, उसके लिए बड़े बड़े शब्दों का उपयोग किया जाता था। नीरज जी एक मिनट ले रहा हूँ, केवल इतना और बता दीजिए आप, और आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि 299 में से आर्टिकल 1 पर जो वोटिंग हुई है वो केवल 90 लोगों ने भाग लिया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी ऑल्सो। हाँ, जी जी ठीक है। अच्छा किया उन्होंने करेक्ट किया कि इसे आप ऐसे समझ लीजिए जी कि हमें जो एक लॉलीपॉप दिया गया है ये उसी का पार्ट है जो गुप्ता जी ने बोला अभी, कि हमारे जो सबसे ब्रिलियंट ब्रेन्स थे वो बैठे थे इस पे डिस्कशन करने के लिए। उन्हें फाउंडिंग फादर्स तक बोला जाता है कि उन्होंने क्या किया, सारे देशों के संविधान पढ़े, कुछ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, कुछ ब्रिटिश से लिया, कुछ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, तो सबसे लेके हमने संसार का जो सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्थापना की है। उस समय सुनने में अच्छा भी लगता था, लेकिन अब जब हम इसका सच जानने लगे हैं तब समझ में आता है कि हमारे साथ एक कोलोसल लेवल का फ्रॉड किया गया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 395 आर्टिकल्स हैं, 8 शेड्यूल्स हैं और 22 खंड हैं और लगभग 1,45,000 शब्द हैं इसमें। 1,45,000। और क्या हम आज एक बहुत अच्छा समाज बना पाए हैं? क्या यहाँ पर इक्वालिटी दिखाई देती है? क्या यहाँ पर फ्रीडम है? लेकिन उसी की तुलना अगर आप यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से कर लीजिए, उसमें केवल 4,543 शब्द है, 5,000 से भी कम है। हमारे यहाँ लगभग 1.5 लाख है। साइज की तुलना करके देखिए, कोई भी चीज, कोई भी डॉक्यूमेंट जितना छोटा, जितना सिंपल होता है उतना प्रभावशाली होता है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आज हम 2025 में है, तो यानी 250 से थोड़े कम वर्ष हुए हैं उसे, और 225 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं। उसमें केवल 27 अमेंडमेंट्स आज तक हुए हैं और हमने संसार का सबसे बड़ा, सबसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। और अभी हमें 75 वर्ष भी नहीं है और 106 अमेंडमेंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कितना परफेक्ट, कितना बढ़िया बनाया गया है वो इन थोड़े से आंकड़ों से ही हम समझ सकते हैं। लेकिन हमें देखिए, अलंकारों का उपयोग जब किया जाता है तो वो सच्चाई को छिपा देते हैं, लेकिन अलंकार सारे छोड़ दीजिए, तब आपको रियलिटी दिखनी स्टार्ट होती है, तब हिट करती है कि हो क्या रहा है। मैंने जब पब्लिकली इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, खालिस्तानियों के बारे में बोलना शुरू किया तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे और बोलते थे कि जो आप कर रहे हो आपको बहुत सारा रिस्क है, आप पे कोई हमला हो जाएगा, आपको कोई मार देगा, इट इज बेटर यू शिफ्ट टू। अगर आपको एक, तो मैं बोलता था मुझे तो ये काम करना है,
तो क्या बोलते थे, आप अमेरिका शिफ्ट कर जाइए। तो मुझे आज भी याद है, एक सज्जन ने बोला कि मूव टू अमेरिका, दैट इज द फ्रीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और जिस टोन से, जिस बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने बोला था, वो बताता था कि वो 100% कन्विक्शन से बात कर रहे हैं, दैट अमेरिका इज द फ्रीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आप इसमें आयरनी देखिए कि हम बोल रहे हैं कि हम अमृत काल मना रहे हैं, उसमें हमारे ही देश का एक नागरिक, मैं एक आम नागरिक हूं, वो अगर कुछ सच्चाइयां बोलने की कोशिश करता है तो उसके जो वेल विशर हैं, ये सब मेरे वेल विशर हैं जो मुझसे ऐसे बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि तेरा मर्डर हो जाएगा, तुझे सरेआम मारा जा सकता है, सर तन से जुदा हो सकता है, और फतवे आने लगे, जो इसका सर काट के लाएगा 10 लाख रुपए देंगे उसे। ऑन द अदर हैंड, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसा देश है जिसने एक बिल्कुल छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उसके बारे में वही लोग बताते हैं कि वो फ्रीएस्ट ऑफ द कंट्रीज है। जबकि इसमें आयरनी देखिए क्या है, हम वो देश हैं जिसे कहा जाता है कि हम तो मुमुक्षुओं का देश है, जहां पर सच खोजने की परंपरा रही है। ऋषि सच खोजने निकलते हैं, सब अपने अपने रास्ते से उन्होंने सच खोजे, और इंग्लिश में हम सीकर शब्द का उपयोग करते हैं कि हम तो सीख करने वाली सभ्यता है। और अमेरिका जिसकी बात हो रही है वो डॉगमेटिक सभ्यता है, जहां पर एक किताब लिख दी गई बाइबल कि इससे बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आज वो क्रिश्चियन कंट्री, आज से 500 साल पहले नहीं था, लेकिन आज वो एक क्रिश्चियन कंट्री है। लेकिन आयरनी देखिए, वहां पर फ्रीडम आपको है, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रीडम लड़के लेना पड़ता है, आपको बच के रहना पड़ता है। तो जब हम बात करते हैं कि इस संविधान में भारतीय क्या है, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि हमें भारतीयता के नाम पर कितना बड़ा हमारे साथ फ्रॉड किया गया है। ये एक और छोटा सा एग्जांपल है इसका। जब हमें स्वतंत्रता मिली, जिसे हम स्वतंत्रता बोल तो देते हैं, 15 अगस्त 1947 को, कि हम लड़े, एक स्वतंत्रता संग्राम चला यहाँ पर, कम से कम 1857 से शुरू हुआ, 90 साल तक चला। चापेकर बंधुओं ने जान दी, शहीद उधम सिंह गए, भगत सिंह गए, राम प्रसाद बिस्मिल जाते हैं, ऐसे ये तो कुछ नाम है जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन कितने ऐसे जिनके नाम हमें नहीं पता, जिन्होंने अपने जीवन दे दिए। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को जब ये सो कॉल्ड आज़ादी मिलती है, तो मैं कल्पना करने का प्रयास करता हूं कि मैं यदि उस समय 15 अगस्त 1947 को एक 40-50 वर्ष का व्यक्ति हूं, जिसने अंग्रेजों की गुंडागर्दी देखी, जिन्होंने भगत सिंह को फांसी लटकते हुए देखा, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस का एक्साइल देखा, जिन्होंने पूरी क्रूरता देखी, उन्हें जब ये समाचार मिला कि हम अब आज़ाद हो रहे हैं, तो उसके मन में ये दुख तो रहा होगा कि पार्टीशन तो हो गया, लेकिन एक उमंग भी रही होगी कि यार चलो, एक दुस्वप्न था, एक गंदा चैप्टर था हमारा, वो समाप्त हो गया, अब हम अपना देश अपने ढंग से बनाएंगे। तो उसमें उत्साह तो जरूर रहा होगा। और उसे पता चलता है कि आज हमारे स्वतंत्र देश के, इंडिपेंडेंट इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अपने एक एक शब्द में गर्व आया होगा कि स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री आज हमसे संबोधित होने वाला है, हमें एड्रेस करने वाला है। उस समय टीवी नहीं था, रेडियो था, तो उसने कितनी खुशी से वो रेडियो ऑन किया होगा कि अब हम सुने कि क्या हमारा फ्यूचर है। और जवाहरलाल नेहरू जो स्पीच देते हैं वो अंग्रेजी भाषा में देते हैं, जिसका टाइटल है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। मैं क्योंकि बचपन से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा, तो मुझे तो कुछ अटपटा नहीं लगा। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भी पढ़ी मैंने, उसमें जो बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्द थे उनको डिक्शनरी से उनका मीनिंग भी देखा, समझने की कोशिश भी की। लेकिन
फिर एक दिन मुझे बहुत हिट की ये बात कि उस आदमी ने जब ये अंग्रेजी में बोला था, उस समय मेरे ही देश के उत्साह से भरे हुए कितने लोगों को इसका एक शब्द समझ में भी आया होगा। मैं जब रेगुलर टीचिंग करता था तो फिर मैंने इसका एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मैं बोर्ड पे सिर्फ ये टाइटल ट्रिस्ट विद डेस्टिनी लिखता था और सामने मेरे जो ऑडियंस पे होती थी वो हमेशा अर्बन इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड होती थी। सो कॉल्ड आज़ादी के 50 साल, 55 साल, 60 साल, 70 साल बाद में बैठा हूं, जब इंग्लिश हमारे पोर पोर में घर कर चुकी है। और मैं उनसे पूछता था कि इस ट्रिस्ट वर्ड का मीनिंग मुझे बताओ। और ये एक्सपेरिमेंट मैंने कम से कम 100 जगह पे किया होगा अपने जीवन में, और अगर आप 100 की एवरेज ऑडियंस मान लें तो 10,000 लोगों के साथ किया है। और आज तक मुझे केवल 2 बार लोग उठे जिन्होंने बताया ट्रिस्ट का मीनिंग क्या होता है। 10,000 में से 2 लोग का परसेंटेज निकालेंगे तो पॉइंट्स में निकलती है ये। अब आप 1947 में अगर पीछे चले जाएंगे तो ये तो 0.000 में जाएगी कि जो जवाहरलाल नेहरू रेडियो पे बोल रहा था, उत्साह से भरे हुए लोग जब सुन रहे थे तो उनके ऊपर कितना कुठाराघात हुआ होगा। ये इमेजिन करके देखिए कि ये हमारा प्रधानमंत्री जिसका हम एक शब्द समझ नहीं सकते। इससे बड़ी हिंसा कलेक्टिव रूप में मैंने तो कभी नहीं सुनी कि एक देश का विभाजन हुआ, उसे स्वतंत्रता बोला जाता है, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। उस पार्टीशन में उसके 2 बड़े बड़े भूभाग उससे छीन लिए जाते हैं, और वो भी जो परसेंटेज में पॉपुलेशन निकलती है उसके अनुपात से वो बहुत बड़ा भूभाग है जो उन्हें दिया गया है। पार्टीशन हुई, हत्याएं हुई, रेप हुए, उस सबको भुलाने के लिए, उसको भी भुलाने की कोशिश की। रेडियो चालू करते हैं तो अंग्रेजी में वो बकवास कर रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कौन लोग थे जो उस समय एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे, जो ये सब कर रहे थे। जब आप ये डॉट्स जोड़ना शुरू करते हैं तब हमें समझ में आता है कि स्वतंत्रता थी ही नहीं, सिर्फ चमड़ी के रंग का फर्क हुआ था कि गोरे अंग्रेज चले गए थे, उनकी जगह पे काले या भूरे अंग्रेज थे, वो बैठे थे। लेकिन शब्द जाल ऐसा बुना गया कि हमारे जो पूर्वज, मैं तो उस समय था नहीं, लेकिन मैं उन लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ जो उस समय थे। और इसमें जो एक एग्जांपल मेरा सबसे प्रोमिनेंटली मैं देता हूँ, हमारे एक पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे डॉक्टर वीसी नंदा, मैथमेटिक्स के एचओडी थे। वो सिंध बलूचिस्तान में रहते थे। जगह मैं समय भूल रहा हूँ उनकी, कौन सी जगह से आए थे वो, क्वेटा से आए थे वो। तो वो बताते हैं कि उस समय सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भारत आ रहे थे। तो उस समय वो 16-17 साल के युवा थे। तो बोले मेरे पास बस एक साइकिल थी, मैं साइकिल ट्रक में रख के, ट्रक के भी बाहर हाथ लटका के बोले मैंने साइकिल पकड़ी थी, मैं लेके आ गया। सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति, एडवांस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के चेयरमैन रहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी में। उनसे जब मैंने ये बातें करनी शुरू की, जब मेरी चेतना थोड़ी जगनी शुरू हुई, उन्होंने ही मुझे वो नेहरू की किताब है जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो दी थी गिफ्ट में। तो मैं उसे पढ़ता गया और मैं उसमें विसंगतियां निकालनी शुरू की। अच्छा ये ऐसे थे। अब देखिए वो 16-17 साल के युवा थे उस समय, उन्होंने सब अपनी आंखों के सामने देखा। लेकिन वो नेहरू और गांधी के बड़े तगड़े फैन थे अपने देहांत से लगभग 10 वर्ष पहले तक। जब तक मैं उनसे ये वाली चर्चाएं शुरू नहीं की थी, वो उनके बहुत फैन थे। जैसे एक एग्जांपल दूं आपको, बोले कि वो जो था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो पहला एजुकेशन मिनिस्टर था, उसके बारे में कोई बात चली तो बोले वो तो इतनी टावरिंग पर्सनैलिटी था, लेकिन नेहरू जी ने एक छोटी सी गलती की। उन्होंने जब उसे इलेक्शन लड़वाना था तो इलेक्शन उन्होंने मुस्लिम बहुल एरिया से लड़वाया, जबकि वो तो इतनी टॉल पर्सनैलिटी थे, इतनी महान शख्सियत थे कि वो कहीं से भी लड़ते तो जीत जाते।
अब आप इस स्टेटमेंट में आयरनीज ढूंढना शुरू कीजिए। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जिसका जन्म भारत का नहीं है, जो आज तक अपने पूरे जीवन में कभी स्कूल नहीं गया था, मदरसे में पढ़ा था, वो हमारा पहला एजुकेशन मिनिस्टर बना। और उसने एजुकेशन की जो सबवर्शन की, उस पर बाद में आएंगे, उसने एजुकेशन को सबवर्ट किया। और ये हमारे देश की सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से जो आते हैं, उन्हें इसका आभास तक नहीं था कि क्या किया गया। वो उसे सोच रहे थे एक सेक्युलर नेता था। जब मैंने उसकी स्पीचेस पढ़नी शुरू की, नंदा जी से शेयर की, तो उन्हें बड़ा धक्का लगा, बड़ा शॉक लगा उन्हें। तो मैंने पूछा, मैंने कहा नंदा जी, ये जब ये सारा कुछ हो रहा था, इतनी गुंडागर्दी थी, तो आपको दिखाई नहीं दी? वो केवल उनकी आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन उन्होंने एडमिट किया, कहते हमें तो पता ही नहीं था कि इतना कुछ हुआ है। तो तब मैंने उनसे इस्लाम पे बात करना शुरू किया। वो पूरी तरह से सेक्युलर थे, तो तब मैंने इस्लाम पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने उनसे शेयर किया, मैंने कहा ये देखिए, ये इसमें लिखा है। तो वो इतना उनका दिल टूटा, मैं आज भी याद करता हूँ उनका चेहरा, जब वो ही वॉज वेरी क्रेस्ट फॉलन। तब मुझे समझ में आया कि कितना बड़ा, अब इसमें उनकी गलती नहीं थी। जिन्होंने सारे का सारा फ्रॉड रचा है, उन्होंने स्टेट के सारे रिसोर्सेज यूज करके संसार का सबसे क्रूअल जोक जो खेला गया, वो हमारे देश के हिंदुओं के साथ खेला गया है। आज अगर आशुतोष जी को 75 साल बाद ये चर्चा रखनी पड़ रही है, तो आप अपने आप इमेजिन करके देखिए। ज्योग्राफिकली हम इतना बड़ा देश, संसार की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है हम, करोड़ों लोगों को इतने दशकों तक मूर्ख बना के रखना कोई आसान अचीवमेंट नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है उन राक्षसों की जिन्होंने ये किया है। और ये करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबसे बड़े टूल के रूप में यूज किया गया। सबसे बड़ा टूल ये है जिसे यूज किया गया। मुझे कई लोग बोलते हैं कि यार तू कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोलता है, तेरे ऊपर केस करके अंदर डाल देंगे, और जो जज हैं वो भी इस तरह के हैं। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें जो चीज समझनी, जो चीज हमें हिट करनी चाहिए, वो क्या है। हमें बताया जाता है कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे, बहुत प्रबुद्ध लोग थे, बड़े बुद्धिमान लोग थे, बड़े महान लोग थे, जिन्होंने इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े। बहुत सारे इनमें से वकील थे जिन्होंने वकालत की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी। बहुत सारे प्रोफेसर्स थे, अलग अलग फील्ड से आते थे, दिग्गज लोग थे। लेकिन इन्होंने 2 किताबें नहीं पढ़ी, ना बाइबल पढ़ सके ना कुरान पढ़ सके। दोनों बड़ी स्पष्टता से क्या बोलती हैं? बाइबल क्लियरली बोलती है कि हमें सारे संसार को क्रिश्चियन बनाना है। कुरान बड़ी स्पष्ट बोलती है कि हमने सारे संसार को मुसलमान बनाना है, नहीं तो इन्हें मार देना। बाइबल भी बोलती है नहीं तो मार दो या कन्वर्ट कर दो, कुरान भी बोलती है मार दो या कन्वर्ट कर दो। दोनों बोलती हैं इनकी महिलाओं के रेप कर सकते हो। तो ये उन्होंने पढ़े नहीं क्या? ये पूछना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपने देश को तोड़ के 2 छोटे मुल्क और बना चुके हैं। ये जो बचा खुचा देश है, उसमें हम एक सिविलाइजेशन है। हम वो यूरोपियन नेशन स्टेट नहीं थे, हम तो एक सभ्यतागत देश है ना। हमारी एक सभ्यता है जो लाखों वर्ष नहीं बोलेंगे तो हजारों वर्ष पुरानी जाती है। और ये 2 किताबें, 2 विचारधाराएं स्पष्ट रूप से बोल रही हैं कि हमने इनको समाप्त करना है। आप क्या कर रहे हो? आप जब संविधान बना रहे हो, तो उन दोनों विचारधाराओं की असलियत, उनका एंटी ह्यूमैनिटी स्टांस, उनका एंटी साइंस स्टांस, उनका एंटी वुमेन स्टांस, वो बताने की बजाय, या वैसा कोई मैकेनिज्म बनाने की बजाय, आप इन दोनों कम्युनिटीज को माइनॉरिटी का लेबल लगा के उन्हें प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हो। ये हमारे संविधान में किया गया। तो भारत बचेगा क्या? जब आशुतोष जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके मन में जो पीड़ा है वो ये है कि इसमें भारतीय कुछ है ही नहीं, तो भारतीय सभ्यता क्या बचेगी? भारत कोई अगर तो जमीन का टुकड़ा, वो तो हमेशा बचा रहेगा, लेकिन भारत को भारत इसकी सभ्यता, इसकी परंपरा, इसके नैतिक मूल्य बनाते हैं।
उनकी रक्षा कौन करेगा? वो संविधान का मतलब ऑन पेपर बोला जाता है संविधान रक्षा करेगा, लेकिन संविधान में वो सारे बायसेस, वो सारे लैंड माइन्स डाले गए हैं जो इसी सभ्यता का विनाश करने के लिए बने हैं। आप आर्टिकल 25 से 30 तो सिलसिलेवार पढ़ लीजिए, वो किस तरह से हिंदुओं से सारा कुछ छीन कर इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को देते हैं। लेकिन शब्दों का खेल इतना सुंदर बनाया उन्होंने कि इजीली समझ में नहीं आता, लेमन को तो कतई नहीं आता। वकील भी उसको आज तक अनरेबल करने बैठे हुए। आप आज का हिंदुस्तान टाइम्स उठा के देखिए, एक वो कौन है, शायद अभिषेक मनु सिंघवी, ऐसा व्यक्ति जो नेशनल टीवी पर पकड़ा गया कि वो निर्वस्त्र होकर महिला वकीलों को जज बनाने के लिए उनसे किस तरह के फेवर्स ले रहा था, वो आज नेता है हमारे देश का, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, वो जजों की नियुक्तियां करता था। आज वो हिंदुस्तान टाइम्स में उसका आर्टिकल पढ़ के देखिए, वो सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को डिफेंड कर रहा है। तो हम किस स्टेज में थे और कहां तक पहुंच गए हैं, उसकी जब हम उसका आकलन करते हैं तब दिखाई देता है कि संविधान को एज अ टूल यूज करके हमारी सभ्यता को कैसे सबवर्ट किया गया। और केवल आर्टिकल 25 से 30 ने, अभी जो आशुतोष जी बता रहे थे, वक्त फैक्ट देख लीजिए, अभी तक उसे हटाया नहीं गया, वो तो उसमें अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो कोशिश तो करते होंगे लेकिन पूरा हटाने का साहस संभवतः वो भी नहीं कर पा रहे, इसलिए वो पैच वर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कम से कम कुछ तो बेहतर कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आशुतोष जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि वो हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है। अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बोला जाता है फेयर जस्टिस, द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, ऐसे बड़े बड़े शब्दों का उपयोग किया जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस क्या बोलते हैं कि अगर आप एक डेमोक्रेसी में हैं तो आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपके पास जो संविधान अधिकार देता है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है, जिसकी सभ्यता है इस देश में, जिसके कारण ये देश है, उसे डिनाई कर दिया जाता है कि तुम्हारे देश में जो गुंडे पिछले 1400 वर्षों से आ रहे थे, उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों के मंदिर तोड़े, जानबूझ के तोड़े, जानबूझ के आधे छोड़कर उनके ऊपर मस्जिद बनाई ताकि तुम देखो और हमेशा अंदर ही अंदर जलो कि तुम्हारे साथ हमने ये किया। और अब जब तुम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हो तो उन्होंने कानून क्या बनाया कि तुम इसको रिड्रेस करने, तुम इन्हें तोड़ तो नहीं सकते, तुम इन पे हमला नहीं कर सकते, लेकिन तुम संवैधानिक रूप से कोर्ट में जाके भी अपना न्याय नहीं मांग सकते, जो तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया गया। ऐसी नीचता किसी और देश में हुई हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैंने तो नहीं देखी कहीं भी ऐसी नीचता होती हो। ये सब कानून बना बना के किया गया है। अच्छा, और देखिए, हमें बताया जाता है कि तुम चमार शब्द नहीं बोलोगे, जो चरमकार से निकल के आता है, क्योंकि इस शब्द को आउटलॉ कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि एट्रॉसिटी होती थी, इसके लिए किसी को नीचा दिखाया जाता था। ठीक है, हमने उसे एक्सेप्ट किया। पिछले 1000 वर्षों से, 1300 वर्षों से विदेशी आते हैं, किताब लेके आते हैं जिसमें हमें काफिर और मुशरिक बोलते हैं और मारते हैं। हमारी महिलाओं के साथ उन्होंने बलात्कार किए, बच्चों के सर काटे, लोगों के सर काटे, काफिर और मुशरिक बोल के, जो नीचतम शब्द बोला जाता है उनकी भाषा में, जिन्होंने 1300 वर्ष तक शासन किया। उस शब्द को आउटलॉ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए अगर कोई पिटीशन भी लेके जाता है तो उस पे 5 लाख का फाइन लगा के उसे डांट के भगा दिया जाता है उसी कोर्ट में से। चरमकार बोल के, वो तो एक प्रोफेशनल शब्द था, प्रोफेशनल शब्द बोलना आउटलॉ कर दिया, क्योंकि उन्हें समाज को बांटना था, ये दिखाना था कि तुम लोग अत्याचारी हो, तुम एक वर्ग ऐसा है जो अत्याचार करता है, दूसरा जिस पे अत्याचार किए जाते थे, उस पे कानून बना। लेकिन दूसरी ओर, जहां पर उसका प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है, केवल आप इसलिए काफिर और मुशरिक हैं क्योंकि आप हिंदू हैं, क्योंकि आप सिख हैं, क्योंकि आप जैन हैं, क्योंकि आप बौद्ध हैं, क्योंकि आप नास्तिक हैं,
इसलिए आपको नीचतम शब्द बोला गया, लेकिन उसके खिलाफ पिटीशन जाती है तो उसे खारिज कर दिया जाता है। ना केवल खारिज किया जाता है, उसकी इंसल्ट की जाती है, उस पर फाइन ठोका जाता है। और हम सोच रहे हैं कि हम भारतीय हैं और हमारा संविधान हमारी रक्षा करने वाला है, तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में, ऐसा नहीं होने वाला। हमारे इस संविधान में भारतीय कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो हमें वो मीठी मीठी स्टिक मार के भोंदू बने रहने के लिए है कि तुम्हें तो टॉलरेंट होना सीखना है, तुम्हें तो सहनशील होना है। अगर तुम उठ के बात करोगे तो तुम असहिष्णु कहलाओगे, और तब तुम इंटॉलरेंट हो जाओगे, तुम संघी हो जाओगे, तुम बिगट हो जाओगे, तुम अप्रेसर हो जाओगे, तुम मेजोरिटेरियन हो जाओगे। शब्द शब्द हर चीज के लिए घड़े हैं उन्होंने। आज मैंने प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी बनाई थी, मैंने सोचा था कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल के बोलूंगा, लेकिन मुझे लगा कि आशुतोष जी ने काफी चीजें उसमें वैसी प्रेजेंट कर दी हैं कि मैं जो बातें वो टच नहीं किए, मैं उन पे बात करता हूँ। तो मुझे इतना ही कहना था आशुतोष जी, मैं यहाँ पे अब वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद नीरज जी। आपके इस सारे वक्तव्य से मतलब भावनात्मक रूप से भी और वैचारिक रूप से भी मैं सहमत हूँ, और जिस दृष्टि से आपने इसको प्रस्तुत किया है वो उसका मैं सम्मान करता हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। और ये तथ्य जो बहुत बड़ी गेम प्ले की गई है, उसके बीच में हम में से अधिकांश पढ़े-लिखे लोगों को कुछ नहीं पता। हम नहीं जानते कि क्या-क्या हुआ और कैसे हुआ, और ये बहुत बड़े स्तर पे हमारे साथ क्या चल रहा है। और अभी भी यही भ्रम कैरेट बिफोर द हॉर्स वाली है कि भई संविधान तुम्हारी रक्षा करेगा, संविधान मानेगा कौन? और उसके कई परिणाम हमें जो है वो केरल, तमिलनाडु में जो देखने को मिल रहे हैं, जैसे-जैसे ये चेंजेस आ रही हैं पॉपुलेशन में, तो उसके परिणाम हमें कई जगह देखने को मिल रहे हैं। ये तो बात बड़ी स्पष्ट सी है। लेकिन आपने पूरे मन से, हृदय से और बड़े युक्ति संगत तरीके से सारी बातों को रखा है, और इस सारे विषय को स्पष्ट किया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और अब समय है कि जब हम संवाद कर सकते हैं, और जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, कई जुड़ के चले गए और कुछ बीच में वैसे आए और चले गए, लेकिन जो हमारे साथ अभी रुके हुए हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात हमारे साथ ज़रूर साझा करें। किसी की कोई टिप्पणी है, असहमति है, स्वागत है। तो आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों के सामने है। जी। सबसे पहले रविंद्र जी शुरू करते हैं, नहीं आशुतोष कॉन्स्टिट्यूशन जी, के एक्सपर्ट हैं। नहीं कोई और बोलना चाहे तो पहले नहीं, उनको। अभी आप शुरू कर लें। नहीं, आप शुरू कर लें, फिर वो धीरे-धीरे जो भी अपनी बात रखना चाहेगा, वो तो चले, कोई दिक्कत नहीं है। सर नीरज जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपकी इस बात से तो सहमत नहीं हो पा रहा हूं कि भारतीय संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, क्योंकि जो प्रेम्बल में भी जो मूल आधार दिए गए, क्या न्याय, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व इत्यादि, क्या यह भारतीय संस्कृति के मूल आधार नहीं है? प्रश्न ये है, मेरा कहने का अभिप्राय क्या है सर, आवश्यकता इस बात की है कि शब्दावली यही है, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो या संस्कृत में हो, हम उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। और अनेक ऐसे अब सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स हैं जहां उन्होंने भगवत गीता को भी और अन्य उपनिषदों को भी व्याख्यात करते हुए इन शब्दावलियों की व्याख्या की है। ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए वो बाद में हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक छोटा सा अभी प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से नहीं कर पा रहा हूँ, कि भारतीय संविधान और भगवत गीता को लेकर, तो उसमें बहुत कुछ पा रहा हूँ, और एक जजमेंट भी है। अभी सबसे पहले तो पुट्टू स्वामी केस में आया था संजय कौल जी का, उसका पंकज मित्तल जी का भी है कि न्याय की दोनों ने एक ही समान परिभाषा दी है। और जब वो न्याय की बात करते हैं तो उन्होंने कहा
परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम। आपकी ये बात सही है कि एक्चुअली हुआ क्या है हमारे देश में, वहां पर मैं आपसे सहमत हूं कि जो इंग्लिश में दिया गया, क्योंकि हमने भारतीय की बात की, मैं एक और आपको बताना चाहता हूं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है इस देश की, कि जो मूल संविधान था उसमें 106 अमेंडमेंट हो गए, कोई बात नहीं, वो अलग विषय है, लेकिन क्या हमने आम नागरिक तक मूल संविधान को पहुंचाया? मेरा इशारा है जो मूल संविधान था, आपको तो नीरज जी भली भांति ज्ञात है, लेकिन अधिकांश नागरिकों को, जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि 90% से ऊपर, क्योंकि मेरा भी एक राजनीति शास्त्र विशेषकर संविधान के प्रवक्ता के रूप में अनुभव रहा है कि हमारे साथियों को भी और विद्यार्थियों को भी ये पता ही नहीं था कि संविधान, जो मूल संविधान है, उसमें जो 22 भाग हैं उनमें प्रेमल में सब में कुछ चित्र दिए गए हैं जो भारतीय संस्कृति के द्योतक हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महापुरुष भी स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज तक, कह रहा हूं मैं सर, आज तक 2025 आ गया, क्या जो भी संविधान की किताबें हमें मिलती है मार्केट में, किसी में मिलता है? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यदि वो मिलेगा तो हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। और जो लॉ में पढ़ाते हैं टीचर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते हैं, उसमें ये विषय ही नहीं है। जी जी हाँ। उससे क्या हुआ है कि जो भारतीय तत्व था हाँ मोटे तौर पर, उसको जनता तक पहुंचाया ही नहीं गया, नंबर एक। दूसरी बात, आपने सर अभी अभिषेक सिंघवी की बात की थी, बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ सर मैं जी कि जी कैसे, क्योंकि वो एक वकील भी हैं और साथ में एक पार्टी से जुड़े हुए भी हैं। व्हाट ही हैड सेड इन हिज आर्टिकल, जो टुडे जिस क्लिपिंग की आप बात कर रहे हैं ना, जी उसमें जी वो लिख रहे हैं आर्टिकल 25 to 28 affirm a strong secular ethos at the core of our republic by securing the promise of fair treatment। सर ध्यान से सुने अगले 3 शब्द, अगेन, promise of fair treatment for all faiths। जी जी वर्बेटम दे रहा हूं मैं सर। जी नाउ आई एम कमिंग टू आर्टिकल 25, हाँ, क्योंकि उन्होंने रेफरेंस दिया इसलिए बोल रहा हूं मैं। जी जी उसके आप यदि क्लोज देखें, आर्टिकल 25 क्लोज नंबर 2 सेक्शन बी, जी जी क्या लिखते हैं? संविधान में लिखा गया, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की, सर अब जरा ध्यान से सुन लीजिएगा शब्दों को, हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। जी देन व्हाई नॉट other faiths? What Singhvi had said and what our constitution says, there is a जी difference। जी जी There is only mention of one faith। मुझे नहीं पता आप इसको faith कहेंगे, क्योंकि अगेन देयर इज ए प्रॉब्लम फॉर मी। जो आपकी प्रेम्बल है जी उसमें जी क्या कहा गया सर? प्रेम्बल क्या कहती है? फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith and worship। No जी mention of religion। There is a word faith, there is a word belief, there is a word worship, but not dharma।
जब आप यही हिंदू तो धर्म की बात करते हैं सर, हम्म, मेरा सबमिशन है, पहली बात तो हिंदू धर्म नहीं है, जी जी इट इज ए वे ऑफ लाइफ एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नंबर जी जी 1। इट इज ए सनातन धर्म जो जी अविनाशी है। डॉक्टर साहब, जी हाँ सर। मुझे ना निकलना हाँ। पड़ेगा, कुछ 12 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है कहीं पे। सर मैं जी 5 मिनट लूंगा बस सर, नहीं 2 मिनट गुप्ता दे जी, दीजिए पता है मुझे। क्या, जस्ट 1 मिनट मुझे दे दीजिए। जो आपने वो पिक्चर्स की भी बात की ना, असल में क्या होता है कि हम कभी कभी डिटेल्स में ज़्यादा चले जाते हैं तो हम ओवर आर्चिंग नैरेटिव मिस कर जाते हैं। उसमें भी देखेंगे तो उन्होंने अकबर को भी बीच में ठूंसा हुआ है। हाँ हाँ जी, जी हाँ तो ये जी। सारे के सारे जो मैं ओवर आर्चिंग नैरेटिव की बात करता हूँ, उन्होंने ये इन्हीं को लैंड माइन्स बोला जाता है। अब आप कहेंगे कि हर चीज़ एंटी हिंदू नहीं है, एंटी भारत नहीं है, तो प्रोपेगेंडा ऐसे ही होता है कि आपको फसाड कुछ और क्रिएट करना पड़ता है, उसका जो इंटेंशन होता है वो कुछ और रहता है। तो मेरा इतना ही कहना था इसमें बस। जी जी ये ओके जो सर, ओके। जी जी मैं जो कहना चाह रहा हूँ सर कि हाँ पहली बात तो धर्म का अभिप्राय, धर्म को आप आस्था से, विश्वास से नहीं जोड़ सकते। धर्म क्या है, यदि मैं भगवत गीता के संदर्भ में कहूं तो हाँ जी धर्म क्या है, धर्म है राइटियसनेस, जो वो उचित है वो करना, जी वो जी जी धर्म है। हम्म जबकि विश्वास, फेथ और जिसे आप मोटे तौर पर हम कहें पॉपुलर लैंग्वेज उसमें हिंदू धर्म कह दीजिए, कोई एतराज नहीं मुझे। हम्म इसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती रही है और जिसके कारण इसका पतन भी हुआ है, हम्म वो है इसकी बहुलवादिता। जब बहुलवादिता होगी तो उदारवाद आएगा, सामंजस्य आएगा, समन्वय आएगा, समभाव आएगा, जी समदर्शन आएगा। इन शब्दों को हमने निश्चित रूप से संविधान में स्थान नहीं दिया, लेकिन इनकी मूल भावना को तो रखा है, मेरा ऐसा मानना है। चलिए ठीक है तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, गड़बड़ कहाँ है सर, नीरज जी बड़ी अच्छी तरह समझ जाएंगे। आर्टिकल 29 और 30 की है। हाँ जी आर्टिकल 15 में आप क्या कहते हैं, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ पहला जी ग्राउंड क्या है, रिलीजन। हम्म देन यू टॉक अबाउट आर्टिकल 29 and 30 कल्चरल एजुकेशनल राइट, और उसमें फिर आप जाके 30 में जो है रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करते हैं। जी जी इज इट नॉट ए कंट्राडिक्शन? जी जी बिल्कुल और यदि आप इस कंट्राडिक्शन को कहते हैं हम्म तो फिर मुझे सांप्रदायिक कह दिया जाएगा। अच्छी बात हाँ, चलो और जो नीरज जी कह रहे हैं, हाँ, लेकिन एक बात आदरणीय मैं जरूर कहूंगा सर मेरा एक कि मेरा केवल जी जी अभी और अभी ले रहा कह हूँ रहे हैं डॉक्टर अपनी बात, मैं केवल एक बात से अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि जी इस संविधान में भारतीयता के मूल तत्व हैं। आवश्यकता केवल उनको भारतीय संस्कृति के संदर्भ में व्याख्यात करने की है, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी न्यायपालिका पर आती है। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जो न्यायपालिका ने कह दिया वो अंतिम शब्द है। जी और जी दूसरी आती है शिक्षकों पर, जो कि चाहे वो राजनीति शास्त्र के हैं या कानून के जी हैं जी या जी अन्य हैं। जी जी तो आवश्यकता केवल सर इतनी है कि हम क्यों ना इस ओर जाएं। ओके जी और जो नीरज जी को मैं आभार भी व्यक्त करूंगा अंत में कि जो उन्होंने 18 सितंबर इंडिया दैट इज भारत को लेकर अपनी बात कही, जी वो बिल्कुल सही है। और लेकिन इसको जो उत्तर दिए गए, क्योंकि आपको पता है कि वहां बहुत थिन मेजोरिटी से हुआ है, जी जी 12 वोटों के तो फर्क था। हाँ जी हाँ जी तो ये बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके बारे में हमें जानकारियां ही नहीं है जी जी या दी नहीं गई। बिल्कुल तो जो इंडिया दैट इज भारत के संदर्भ में नीरज जी ने अपनी बात कही, उसके लिए मैं उनके विशेष रूप से आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये सारी सूचनाएं हमारे साथ साझी करने के लिए। क्योंकि नीरज जी ने बीच में जाना है, तो बस एक आध संक्षेप में टिप्पणी और ले लेते हैं। जी बस ये एक आप छोटा सा जी प्रश्न।
नहीं, छोटा-सा क्या, आप पूरा प्रश्न रखिए नहीं कि प्रश्न ये नहीं जो सर, इस वक़्त आप सर सर ए एक चीज मैं जो देना चाह रहा हूँ। अरे साहब, औरों को भी जो है टाइम आप दे ओके दें। सर, ओके। सभी के लिए सभी के लिए टाइम है। केवल इसके बाद जयप्रकाश जी, और जयप्रकाश जी के बाद डॉक्टर अखिलेश जी। ये जो आप इस वक़्त स्लाइड्स देख रहे हैं, ये भारतीय संविधान के ऊपर बनाए गए सारे चित्र हैं, और नीचे जो सारे संविधान के मूल्य दिए गए हैं, जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, आप उसमें से मुझे एक का भी आपस में कुछ संबंध बता दें। मैं आपके सामने जो अभी शुरू में मैंने आपके सामने ये सारे मूल्य रखे थे, ये सारे मूल्य सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सारे वायलेंस से आ रहे हैं, और भारतीयों के वो चित्र बना रहे हैं जिनमें इस तरह का कोई मूल्य है ही नहीं। और फिर भी हम उसको जस्टिफाई करने के लिए उनकी भारतीय व्याख्या करनी हो तो कर लें, लेकिन ये भारत के लिए आप धर्म को केंद्र में रख लेते ना शब्द, जैसे स्वामी दयानंद जी ने कहा था। लेकिन चलिए, अभी मैं सिर्फ टिप्पणियां संक्षेप में ले रहा हूं, क्योंकि नीरज जी फिर जाएंगे, जयप्रकाश जी, और उसके बाद डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी। जी जी, बहुत संक्षेप में, धन्यवाद। बाकियों को भी। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर चलो, जोशी। जी मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि नीरज जी के एक एक शब्द से मेरी पूर्ण सहमति, अक्षरशः सहमति। और ये संयोग ही है कि आपका जब वो मैसेज आया कि भारतीय क्या है भारतीय संविधान में, तो मेरे मन में केवल एक ही इसका उत्तर मतलब मैं देख पाया था, और वो वही था कि इंडिया दैट इज भारत, उससे कुछ नहीं। उसके बाद नीरज जी ने बात की हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटोरियल की, तो उनका धन्यवाद, उन्होंने उसको पढ़ा, और वो एक निश्चित ही एक मनःस्थिति बता रहा है भारतीय सेकुलर सोसाइटी की। और अब इसको कैसे हम देख सकते हैं, इसका कैसे विरोध कर सकते हैं, ये हमें देखना है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वजन एक बार 28 जून का एडिटोरियल हिंदुस्तान टाइम्स का अवश्य पढ़ें, जी और उसके विषय में अपनी जो वो जी क्या समझते हैं उससे उस निष्कर्ष पर पहुंचे। अभी अभिषेक मनु सिंघवी की बात की, और अभी खैर रविंद्र जी बात कर रहे थे कि न्याय, अब न्याय नहीं है यहाँ, जस्टिस होगा, जस्टिस जुडिशरी कर रही होगी, वो न्याय नहीं कर रहे, वो जस्टिस कर रहे होंगे, वो जज बिल्कुल। होंगे, वो न्यायाधीश नहीं है। अभी अभिषेक मनु सिंघवी की बात नीरज जी ने जो की थी, अभिषेक मनु सिंघवी का आज एडिटोरियल वो आर्टिकल मैंने पढ़ा सेकुलरिज्म के बारे में, और एक और आप देखिए, एक के बाद एक केस देखते जाइए। सुप्रीम जी कोर्ट में जहां अभिषेक मनु सिंघवी खड़ा हो गया, वहां पर सुप्रीम कोर्ट उसको ओबलाइज कर ही रही है, और उसके कहने से काम कर ही रही है। आप इसको न्याय कहते हैं तो कहते रहिए। अभी जी जी कल का तमिलनाडु का एक केस है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट, वहां की हाई कोर्ट ने वहां की सरकार का ये निर्णय कि वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट गवर्नर ने स्टेट गवर्नमेंट करेगी, उस निर्णय को स्थगित कर दिया, और फिर टीएन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहा है कि जब एक जगह पर वो केस चल रहा है और उस पर स्टे है, तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट उसको हियर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया तुषार मेहता का, लेकिन नोटिस इशू कर दिए। तो और वकील को पता था, वकील अभिषेक मनु सिंघवी। जी जी ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और आपका धन्यवाद, आपको साधुवाद कि आपने ये विषय लिया। जी बहुत सारे लोग धन्यवाद। कहना चाहते होंगे, मैं अपनी हाँ जी, बात हाँ में जी। धन्यवाद। इससे पहले कि मैं डॉक्टर अखिलेश जी को आमंत्रित करूं, एक बड़ी विचित्र बात है कि हम सेकुलरिज्म की बातें करते हैं,
और जिस रूप में हमने यहाँ सेकुलरिज्म अपनाया है और वहाँ वेस्ट में सेकुलरिज्म है, वहाँ तो अभी भी किंग और क्वीन वहाँ पे हैं। वहाँ अभी भी शाही खानदान के लोग हैं और चर्च है वहाँ पे डोमिनेंट है। इवन जो ब्रिटेन का अपर हाउस है, उसमें कितने सारे जो लोग हैं, वो शाही परिवार के और चर्च से बैठते हैं। कमाल है। और यहाँ सेकुलरिज्म का अर्थ हमने क्या करके और हमारा कैसा मूर्ख बनाया है सेकुलरिज्म के नाम पे, वो चर्चा करेंगे। अभी जब सोशलिज्म और सेकुलरिज्म की बातें आएँगी और आगे के वेबिनार्स हम करेंगे, तो वो आपके सामने मैं शेयर करूँगा। बहुत बिट्रेयल बहुत ज़बरदस्त है हिंदुओं के साथ। ख़ैर एनीवे जी, डॉक्टर अखिलेश जी और उसके बाद डॉक्टर सुभाष जदू जी। सभी विद्वान जनों को मैं नमन करता हूं और आदरणीय अत्री जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने बहुत ही निष्पक्षता, दृढ़ता से अपनी बात रखी, बहुत संतोष हुआ। मेरा एक प्रश्न ये है कि जब विभाजन हुआ था और मुसलमानों ने अलग देश की मांग करी थी, तो वो कुल 22% थे, उनको 33% जमीन दे दी गई, उसमें वो 15% समाहित हो गए। उसके बावजूद भी उनको भारत में अधिकार दे दिए गए, उनको मान्यता दे दी गई, उनको समान अधिकार दे दिए गए। क्या ये जो उस समय के कानून बनाने वाले थे, वो उन्होंने देश से गद्दारी नहीं करी? हम लोगों को मतलब हम लोगों का जीवन दुर्भर नहीं कर दिया? आज वो लोग कह रहे हैं कि अब फिर से हमें एक अपना देश दे दो। इसका और समय समय पर तरह तरह की हमारे ऊपर जो है अत्याचार किए जाते हैं, खुलेआम लव जिहाद चल रहा है, मंदिर मस्जिदों पर कब्जे चल रहे हैं और ये जो वक्फ है वो सब चल रहा है। ये सब हो रहा है उन लोगों की मूर्खता के कारण जिन्होंने ये कानून बनाया, उन लोगों की दूरदिशा के कारण। और मैं कहूंगा कि उनकी, हो सकता है कुछ लोगों ने ये धूर्ता बस ऐसा जो है किया हो, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं। लेकिन आज हमारे लिए, हमारी संततियों के लिए एक विशाल संकट पैदा कर दिया। भाई जब 33% आपने उनको स्थान दे ही दिया था, वो 22% थे, तो उनको पूरा पूरा भेज देते। अगर ना भेजते तो उनको क्यों भारत में कोई अधिकार दिया? ये कैसा कानून है और कैसे जो है कानून बनाने वाले हैं? ये न्याय के विरुद्ध है। ये मेरा आदरणीय अत्री जी से निवेदन है, इस पे वो कुछ प्रकाश डालें। जी, जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैंने आपसे ये आग्रह भी किया था, निवेदन किया था कि आप आर्य समाज की दृष्टि से और संविधान का मूल्यांकन ज़रूर करें। वो 10 नियम और स्वराज्य की भावना जो है, उसके आधार पे जब आप मूल्यांकन करेंगे, तो आप पाएँगे कि ये संविधान अगर स्वामी दयानंद के नेतृत्व में बनाया होता, तो बिल्कुल अलग होता। ज़रूर इसके ऊपर चर्चा जी, नीरज जी आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं शायद? नहीं जी, नहीं, मैं सुन ही रहा हूँ। ओके, ओके। जी, उसके बाद सुभाष जादू जी। सर, अभी तक कश्मीरी हिंदू डिस्प्लेसमेंट इट इज़ अ ग्रेट बिट्रेयल। आई रियली विश कि आप इस पे थोड़ी-सी ज़रूर टिप्पणी करें। पहले तो आप सभी लोगों का आने वाले गुरु पूर्णिमा के उत्सव पे साधुवाद, क्योंकि आप लोगों के साथ रहते रहते जो ज्ञानवर्धन हो जाता है, तो लगता है गुरु का आशीर्वाद मिल ही जाए। अत्री जी, आपका मैं बहुत आभारी हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि आज आप हमारे समक्ष हैं, इसलिए क्योंकि आप बड़े ज्वलनशील विषयों पे अपने पॉडकास्ट और अपनी चैनल चलाते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपका ये कहना सही है कि आप जो चैनल चलाते हैं और जो आप विषय लेते हैं, उसके लिए सर तन से जुदा और ऐसी वाली बातें तो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे इससे बहुत बहुत हमें सांत्वना मिलती है कि हाँ, अभी भारत में कुछ लोग हैं जो वास्तविकता को देखना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपको एक परिप्रेक्ष्य बताना चाहता हूँ, बाकी कानून व्यवस्था वो तो आप सभी को याद है। आज तक कश्मीरी पंडितों के 7 पलायन हो चुके हैं और ये 7वां पलायन 89-90 में हुआ। 89-90 में जो पलायन हुआ है,
उसका और बाकी पलायनों के बीच में थोड़ा भिन्नता थी, क्योंकि इससे पहले जो पलायन होते थे वो तलवार काट करके, गला काट करके आदमी भाग जाता था या गला काट जाता था। इस बार वो पलायन ऐसा नहीं था, तो तलवार गले पे रख करके आपको पलायन करना पड़ा। इस बार पलायन की व्यवस्था कुछ अलग थी कि मेरा जो मित्र है और मेरा जो नेबर है वो मेरे पलायन करने पे इंटरेस्टेड, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से निकलने से पहले लोग कहते थे कि ये मकान जो तुम बना रहे हो, इस कमरे का साइज ऐसा रखो, क्योंकि कल को तुम्हें जाना होगा तो हमारे काम नहीं आ पाएगा, फिर इसका ऐसे साइज रखो, ये शेल्फ अगर बनानी है तो इस साइड से बना दो। और ये बहुत हद तक वास्तविकता कश्मीर फाइल्स में दिखाई दी गई। इस नरसंहार के पीछे सिर्फ एक आक्रांता नहीं था कि वो जी पाकिस्तान से टेररिस्ट आ गए और उन्होंने किया, ऐसा कुछ नहीं था, कोई आक्रांता नहीं था तब। कोई अकबर या जहांगीर या कोई औरंगजेब या टीपू सुल्तान नहीं था जो बाहर से आक्रांता आया। मेरा अपना नेबर, मेरा अपना दोस्त मेरे लिए आक्रांत था। उससे बड़ी व्यवस्था जो भारतवर्ष के संविधान, जिसके ऊपर आज आप सब चर्चा कर रहे हैं, ये संविधान लागू था उस वक्त, और ये संविधान लागू होते हुए एक पर्टिकुलर फेथ फॉलोअर को एक जगह से रातों रात निकलना पड़ रहा है। और जब ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही कहा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत तो वो है नहीं, तो उन्होंने पिटिशन पे लिख दिया कि दैट योर पिटिशन इज टाइम बार्ड, इट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और विडंबना देख लीजिए, जिन देशों के संविधान की फोटोकॉपी उतार के हमने अपना संविधान बनाया, उन देशों में वर्ल्ड वॉर 2 की एट्रोसिटीज पे आज भी माफिया मांगी जाती है। विभिन्न देशों में वहां पे वो पिटिशन सुनी जाते, और कहाँ वर्ल्ड वॉर 2 और कहाँ 1990। तो लग नहीं रहा है इन सभी विषयों से कि अगर एक तंत्र, एक सरकार उस वक्त भारत में थी, एक संविधान था जिसकी आज हम दुहाई देते हैं, संविधान, तो फिर पलायन कैसे हो सकता था? क्योंकि जो मेजर जनरल वहां पे इंचार्ज थे, जकी जी, वो भारतीय सेना के थे। होम मिनिस्टर थे सैयद जी, वो भारतीय थे। प्रधानमंत्री थे सिंह साहब, वो भी भारतीय थे। तो अगर ये सब भारतीय थे तो हमारा पलायन कैसे हो सकता था? हाँ, ये ठीक है कि भाई वहाँ उस वक्त राइट सिचुएशन थी, तो ठीक है, आप लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए आर्मी डिप्लॉय कर सकते हैं। कोई भी जो अभी तक वहाँ आर्मी डिप्लॉयड है, अभी भी वहाँ आर्मी का कानून डिप्लॉयड है, लेकिन पलायन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? मेरी दृष्टि में पलायन करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि वहां पे हिंदुओं के पास जो रफ एस्टिमेट है करीबन $3.2 बिलियन वर्थ की प्रॉपर्टी थी, जो जीरो प्राइस पे ट्रांसफर हो गई। और भविष्य में ऐसा लगता नहीं है कि उतनी संपत्ति कश्मीरी हिंदू अगर वापस भी जाएगा कश्मीर में रहने के लिए तो उतनी बड़ी संपत्ति बना भी पाएगा या नहीं। बस इस चीज की ओर आपको एक परिप्रेक्ष्य बताना चाह रहा था। बाकी संविधान है जब तक, तब तक क्या है तो कोई भरोसा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद अतरी। धन्यवाद सुभाष जी। ये पीड़ा जो है इसको बहुत स्पष्ट रूप में आप जिस तरह से रखते हैं, मैं उसका हमेशा आदर करता हूँ, और ये उत्तर देना सारे इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल है। भारत तो अपनी संवेदनशीलता से समझ सकता है, लेकिन इंडिया में मैंने नहीं देखा कोई इस इशू को रिस्पॉन्ड करता हो। ना हमारी संसद रिस्पॉन्ड करती है, ना हमारा संविधान तो खैर बचा ही नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि इस संविधान का क्या होगा जिस दिन डेमोग्राफिक चेंजेस आ जाएंगी। उस दिन ये संविधान लेकर के मैं कब अपने सीने पे रखूंगा कि भाई नहीं, अब मेरे को हत्या नहीं करेगा, मुझे को मारेगा नहीं। बट एनीवे जी, जी नीरज जी। जी आशुतोष जी, मैं संजय। हाँ जी, संजय जी एक सेकंड। एक चीज उन्होंने मिस कर दी, वो ये है जी,
इसमें जो चीज मिस हो गई है एक कि जो कश्मीरी पंडितों की पटिशन थी वो तो डिसमिस कर दी उसी कोर्ट ने, लेकिन 1984 वाले दंगों की फाइल उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली थी साथ में। अच्छा, ये सुंदर बात है। हाँ, I wish वाह, to 1990 वाला request the जी। नीरज जी नमस्कार। मैं चाह रही थी अगर प्रोफेसर भरत जी कुछ इस पे कमेंट जी कर जी सकें, बिकॉज he is an expert of constitution and law and legal studies and he is a very dear friend. तो अगर भरत जी आप अभी हैं इस पे मंच पे तो थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि इस तरह का ये हताशा जो हमें ग्रिप कर रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही नमस्कार मैडम, हमारी सहायता नमस्कार। के खड़ा नहीं दिख रहा, तो ये कैसे जी। चलेगा? आप बताइए कुछ इस बारे में। नमस्कार जी, जी। सभी विद्वान जनों को मेरा सादर प्रणाम। ये सबसे पहले तो आशुतोष जी को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन कि उन्होंने जो ये बीड़ा उठाया है और जिसके माध्यम से वह जन जन में ये आवाज चेतना और हम सबको अंदर एक अलख जगा रहे हैं, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। जिस प्रकार से नीरज जी ने अपनी बात को रखा, जहां एक और हम भारत को जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, आर्यवर्ते, भारतवर्षे इस रूप में देखते हैं, वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि भारतीय संविधान के माध्यम से हमने देखा कि जो 75-76 में इमरजेंसी के दौरान जो 42वां हमने संशोधन किया, उसके माध्यम से सेकुलर शब्द को लेकर आए। क्या उससे पहले भारत सेकुलर नहीं था? तो ये बहुत से प्रश्न संविधान में हैं जो किसी मजबूरी के कारण, वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ कारण रहे, कुछ मजबूरियां रही, कुछ दिक्कत रही, जिसके कारण से उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से हमारे साथ एक खिलवाड़ भी किया है, हमारी भावनाओं के साथ धोखा भी हुआ है और हमें अंधेरे में भी रखा गया है। परंतु उन सब बातों के साथ साथ जिस प्रकार से आशुतोष जी ने ये बीड़ा उठाया है, हमको लगता है कि भारत एक ठीक दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार की चर्चा होना, इस प्रकार का विचार प्रत्यक्ष रूप से सामने आना, यह इस बात का प्रमाण है। परंतु एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि 240 के आंकड़े से हम इन चीजों को परिवर्तित नहीं कर सकते। लोकतंत्र में जनादेश की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब तक हम सरकार को उस प्रकार का प्रचंड बहुमत नहीं देंगे, तब तक हम सरकार से उम्मीद करें, सरकार से हम आशा करें, अपेक्षा करें, तो मेरे को लगता है वह एक अपने आप में अपने आप को ही धोखा देने वाली बात हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हमको मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर भरत जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब तक गवर्नमेंट को बहुमत नहीं मिलता तो संभव नहीं है परिवर्तन हो, लेकिन ये तो केवल एक चर्चा है और इस चर्चा को जितना हम विस्तार देंगे और लोगों में लेकर जाएंगे तभी जाकर के कोई परिवर्तन की संभावना बनेगी। आशुतोष जी एक मिनट, आशुतोष जी एक मिनट। प्रोफेसर साहब को मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे अगर आप पॉपुलेशन रेशो देखेंगे तो डेमोग्राफी में तो 200 हमारे रेवेन्यू तहसील्स में तो डेमोग्राफी में मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी हो गई है। तो क्या हमें उस दिन का वेट करना है कि जिस दिन वो 50% हो जाएंगे, उनका प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा और उस दिन हम शरिया कानून डायरेक्टली ले लें, फिर भारतीय संविधान की दुहाई देना कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी? बहुत सारे प्रश्न है डॉक्टर साहब, बहुत अनकंफर्टेबल प्रश्न है हमारे सामने और कई स्थितियां तो सामने हैं जिनको हम देख ही नहीं रहे, नजरअंदाज कर रहे हैं। केरल की, तमिलनाडु की, कर्नाटक की बहुत सारी स्थितियां हैं जहाँ पे मंदिर जो है वो बंद करना पड़ता है उस वक्त जब वो निकल तो सही। चलिए जी जी प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए, प्लीज सर अपना माइक ऑफ करें जी। इसके बाद डॉक्टर देवदत्त जी, उन्होंने हाथ खड़ा किया है जी। नमस्कार सर, सभी को प्रणाम जी। बहुत अच्छा लगा नीरज सर का स्पीच सुन के और मैंने शायद बात भी की है एक बार सर से। तो मेरा एक दो प्रश्न है इस बारे में कि चुनौती तो बहुत सारी है और जैसे सर ने जो क्राइम होते हैं उसकी कैटेगराइजेशन की, और मैं एक और खतरनाक कैटेगरी या इस तरह से बोल सकता हूँ चुनौती है
वो ये है कि जब सभी हमने साइंटिफिकली एनालिसिस करना है तो हिंदू धर्म की बुराई को हम कैसे डील करेंगे, क्या योजना है हमारे पास। आप अभी देखे शंकराचार्य के बयान, इस जो इटावा केस आया, तो हमारे पास कोई योजना है क्या? शंकराचार्य के जिस तरह से वो लॉजिक देते हैं, किस तरह से खींचते हैं, हमारे पास क्या आंसर, क्या प्लान है हमारे पास इसका। और मैं एक बात, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो हिंदू धर्म में मैं रेफरेंस दूंगा, जो ये नहीं पता वो वेद कहाँ से छापे, वहाँ ऋषि कुत्ता खा रहे हैं, मतलब कुत्ते का मांस खा रहे हैं। तो बहुत सारे तीखे प्रश्न है, और ये उससे कम नहीं है जो आप लोगों ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया, ये भी उससे बड़ा बीड़ा है। सबसे बड़ी क्वेश्चन समस्या है कि वेदों में जो यदि श्लोक घुसाए तो किसने घुसाया हो, उसके लिए कौन कमेटी बनेगा, कौन ये चीज बीड़ा उठाएगा। मेरा बस यही प्रश्न है कि इसका भी समाधान हो। और मैं तो चलो इसको आवाज उठाता ही हूँ, अब दिमाग तो पहले ही खराब है और वो क्वांटम से अलग से खराब हुआ है और कम्युनिटी ने अलग से निकाला है, तो ये भी समय आने पर होगा। मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि शंकराचार्य के जब आप कैसे आंसर हो। ठीक है सर, धन्यवाद। शंकराचार्य कोई ब्रह्मा नहीं है। देखिए, ये जो प्रश्न उठाते हैं ना, ये ह्यूमिलिएट करने के लिए और नीचे दिखाने के लिए, ये हम हिंदुइज्म में तो कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे धर्म में तो ये नहीं कर सकते। बट एनीवे, चलो हमारे ऊपर आरोप है, लेकिन मेरे पास जो मनुस्मृति है उसमें तो मैं जाति व्यवस्था नहीं देखता। मुझे नहीं पता लोगों ने कौन सी मनुस्मृति पढ़ी है। मेरी वाली मनुस्मृति में केवल 2000 श्लोक हैं, लेकिन उसमें तो मैं जाति व्यवस्था नहीं देख पाता। अब मुझे नहीं पता आप लोग कौन सी मनुस्मृति ले आते हैं कि देखो जी उसमें जाति व्यवस्था है। आप सुधार कर ले, कोई मना नहीं है। वर्ण को जन्म सिद्ध कर रहे ये लोग, बड़े बड़े उसमें संत लोग हैं, उनको क्या जवाब देंगे? दिक्कत है, वर्ण को जन्म से सिद्ध करने पे तुले हुए ये लोग। अरे डॉक्टर साहब देखो, वो बोलते रहे, उनके बोलने से कुछ नहीं होना। लोक धर्म कुछ और होता है, लोक धर्म की व्यवस्थाएं कुछ और होती हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, आदर दे रहे हैं। आप मुझे बताएं, जो सारे ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं या ब्रह्म की चेतना की अभिव्यक्तियां हैं, आपस में द्वेष कैसे करेंगे, कैसे अपमान करेंगे एक दूसरे का? मूल बात तो वो है। डिवीजन ऑफ, सर कैन आई जस्ट कम इन फॉर अ मिनट? क्या डिवीजन ऑफ लेबर अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहली बात तो, पहला मौलिक प्रश्न तो यही पूछना चाहिए हमें, क्या सोसाइटी में कोई डिवीजन ऑफ लेबर नाम की चीज हमें चाहिए भी है या नहीं चाहिए? पहले तो ये मान लो कि सभी ज्ञानी बने या सभी क्या काम करें, काम की कोई कैटेगराइजेशन करने की आवश्यकता है या नहीं है? अगर है तो आपको कोई वर्ण सिस्टम, कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। उस सिस्टम में डिट्यूरेशन आने के चांसेस हो सकते हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सिस्टम तो चाहिए ना। चाहे आप वो ग्रीस में भी चले जाएं, चाहे चाइना में भी चले जाएं, आपको एक डिवीजन ऑफ लेबर का एक स्टेटस आपको मिलेगा। वहां पे सीधा सीधा कहा जाता है फिलोसोफर्स शुड बी द किंग्स। अब क्यों कहा गया? क्योंकि ज्ञान की एक जो परंपरा है वो दार्शनिकों के माध्यम से उन्होंने कर ली, यहाँ ब्राह्मणों के माध्यम से कर ली। तो ये कहना, एक एग्जाम्पल उठा लेना कि जिसको हम एबरेशंस कहते हैं, ये एबरेशंस का काम करते हैं कि वेदों में ऋषियों ने कुत्ते का मांस खा रहे हैं। जरूरत नहीं है सर। हमारा मौलिक प्रश्न जो है उस पे मुझे लगता है कि फोकस करना चाहिए। अगर डिवीजन ऑफ लेबर किसी सोसाइटी की सर्वाइवल के लिए आवश्यक है तो उसके बारे में बात होनी चाहिए। ये एबरेशंस है वो वाला। अगर मैं इस तरह का रेफरेंस निकाल के ले आऊं कि चांडाल जा रहा था वहां से, तो शंकराचार्य जो है उसको नतमस्तक हो गए कि भाई ये देखो, इसने मुझे ज्ञान दिया कि भाई अगर तुम्हें मेरा जो शरीर है वो चांडाल है या मेरी आत्मा चांडाल है। जब उसने शंकराचार्य से पूछा तो वो साष्टांग प्रणाम किया शंकराचार्य ने उस चांडाल को। तो कहने का भाव ये है कि इन एबरेशंस का महत्व केवल तब तक है जब तक हम फाउंडेशनल क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं कर रहे। थैंक यू। बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया। देवदत्त जी, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, देखिए जो विरोधी होगा वो ऐसे नुक्ते निकाल के लाएगा और ऐसी बातें बताएगा जो कि बिल्कुल नगण्य है, जो हमारी मुख्य धारा के है ही नहीं।
और उनको वो करके साबित करना चाहेगा कि देखो ये क्या ये मुख्य धारा का प्रश्न है जो आपने जिसने भी आपसे ये पूछा? आप खुद उत्तर दें और साथ ही साथ उससे आपने मुझे नहीं लगता है शायद ये पूछा होगा कि भई इसका संदर्भ भी बता दो, कि भी क्या संदर्भ था? वो संदर्भ खा गए होंगे और केवल आपको कि भई आपके पैर उखाड़ने के लिए इस तरह के वो ढूँढ लाते हैं जिनको एबरेशंस कहते हैं, जो कि बिल्कुल नितांत महत्व के नहीं है और जिनको कोई स्वीकृति समाज नहीं प्रदान करता है। तो इसलिए आप चिंता ना करें क्योंकि हम भी इन विषयों की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इन चुनौतियों को लेंगे और जितने ये सेकुलर तो होते ही नहीं है, सेकुलर ही होते हैं वो। और जो लिबरल्स अपने आप को कहते हैं कॉन्स्टिपेटेड सोल्स, उनको ज़रूर प्रत्युत्तर देंगे आने वाले समय में अभी क्योंकि धीरे-धीरे चल रहा हूँ, लेकिन बहुत तेज़ी से मैं सब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इन सब विषयों को मैं लूँगा। अभी जाति और वर्ण व्यवस्था के ऊपर भी लेंगे निकट भविष्य में, लेकिन अभी एकदम तो मैं सब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लेंगे। आदरणीय एक छोटी-सी जी। टिप अगर जी, आपकी जी। अनुमति हो। नहीं, बिल्कुल जो सर। सत्य सनातन वैदिक धर्म है, वो जी। पूर्णतया सत्य और न्यायकारी है और वो मानव मात्र के लिए है। जरूरत इस बात की है कि हम वैदिक विद्वानों के चरणों में बैठ के उसकी वास्तविकता को समझें। सरता जैसी मूर्ख पत्रिकाओं को पढ़ के कोई चीज ना उछाल दें। बिल्कुल। ये आवश्यक है। जी, हमें जी। हमें अगर जिस तरह हम रॉकेट साइंस पढ़ते हैं वर्षों तक तो वो हमें समझ में आता है, इसी तरह ओके। जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है उसको भी हम वर्षों तक जाने, वैदिक विद्वानों के चरणों में बैठ के समझें, जी। तो ही वो हमें समझ में आएगा। इसके अतिरिक्त नहीं आएगा और उससे पहले टिप्पणी करना भी धूर्तता है। धन्यवाद। जी। बाकी ये है कि मनुस्मृति हो, जहाँ पे भी कोई दोष निकलता है उसका परिमार्जन करें, उसका संस्कार करें, परिशोधन करें, तो क्या दिक्कत है? संघ बनाएँ इसीलिए तो है कि सब लोग मिलके चलें, यही तो प्रार्थनाएँ हम लोग करते हैं, यही तो मंत्र कहते हैं। तो इसलिए जहाँ शोधन करने की आवश्यकता है, शोधन करें, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम मैं अपनी मनुस्मृति बनाऊँगा तो मैं तो कम से कम उसमें शोधन करके बनाऊँगा। उसके लिए मुझे किसी के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, किसी के दिशा-निर्देश की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसका संदर्भ स्पष्ट ज़रूर होना चाहिए। अब जैसे कि संदर्भ के नाम पे जो है हम फ्रीडम और स्वतंत्रता को एक समझने की मूर्खता करते हैं और सोशल साइंटिस्ट ऐसा ही करते आ रहे हैं कि रिलीजन का अर्थ धर्म कर दिया, धर्म का अर्थ रिलीजन कर दिया, फ्रीडम का अर्थ स्वतंत्रता कर दिया, आपस में कहीं तालमेल नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में भी आप लोगों के साथ ये बात की थी, लेकिन करेंगे इसके ऊपर चर्चा। न दैन्यम न पलायनम, ये कम से कम यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म का तो ये मूल मंत्र है। दैन्यम न पलायनम। जो आरोप है उसको स्वीकार करेंगे, उसका शोधन करेंगे और फिर उसका संस्कार करके जो शुद्ध रूप आना चाहिए मानवीय स्तर पे, तो ज़रूर करेंगे। जी, और किसी की कोई टिप्पणी हो, कोई प्रोफ़ेसर संजय जी, संजय शर्मा जी। सभी को नमस्कार। बहुत देर से बहुत लोगों ने अपने अंदर से बहुत सारे विषय रखे और आशुतोष जी ये अलग तो जगा रहे हैं, लेकिन आशुतोष जी की अलग सिर्फ जगने के लिए नहीं, आशुतोष जी को शांति तभी मिलेगी जब आप प्रैक्टिकल रूप में इसको उतार पाएंगे जीवन में। क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ आ नहीं रहा, हम लोग विचारों में जो है सुनते हैं, थोड़ी देर खुजा लगती है, फिर चले जाते हैं। तो उसको प्रैक्टिकली जो है लाना, देखिए अब कश्मीर का मुद्दा आया था, थोड़ा सा कश्मीर ब्राह्मण वहां से आए, कई लाख आए, उनमें से 2 लोगों ने भी कभी ये क्वेश्चन नहीं किया कि भाई किसी को मार के आ जाए। इस पे मैं ये नहीं कह रहा कि वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन सोचने का विषय जरूर है, ठीक है, कि भाई क्यों नहीं कर पाए, अगर कुछ करना था अपने आप का इस तरह का। ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन जहाँ तक संविधान की बात है, मैं तो अत्री जी चले गए। एक्चुअली अत्री जी से पूछना चाह रहा था कि उन्होंने कोई जितने बिंदु हैं, इनको बिंदुओं को कहीं संकलित करके कुछ रखा है, कि कुछ निकाला है किसी उसमें तो जरूरत है, और उसको जहाँ यथास्थान रखना और रखने के बाद में उनको शोधित कराना। वास्तविकता हम वही बात है कि मीठी-मीठी चीज़ें हम लोग ले रहे हैं, जैसे संविधान में जो चीज़ लिखी हुई हैं, और ये सच है कि जो उन्होंने बताया एजुकेशन मिनिस्टर्स का हिंदुस्तान का सिस्टम जो है, कैसे शुरू हुआ, कैसे चला, तो शोधन चाहिए। और शोधन में भी उन्होंने बताया कि 1 लाख, अब जैसे बताया कि सभी को अवेयर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। 1 लाख इतने हजार शब्दों को लेके कौन अवेयर होगा? वहाँ 5000 शब्द कुल हैं, अमेरिका में 5000 से भी कम जो है। तो उसको
एक तरीके से समझ के उतना बिंदु को लेके आना पड़ेगा। और ये फालतू की विसंगति या 25 या 18 या दुनिया भर की धाराएं फालतू की डाली हुई है, तो धीरे धीरे खत्म करना चाहिए। मेरा मैं शायद कुछ ज्यादा कह गया हूँ। आभार आपका, धन्यवाद आपका, आपने मौका नहीं दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल युक्ति संगत और उचित बात आपने कही है कि इसको ऑन ग्राउंड उतारना बहुत जरूरी है, अप्लाइड करने की जरूरत है। और यही मेरा सबसे बड़ा यही मेरे सामने बात है कि जितना IKS है इसको अप्लाइड कैसे बनाना है, इससे समाधान कैसे करें, हम पॉलिसीज कैसे बनाएं, ये चुनौती है। लेकिन उसके ऊपर पता नहीं कौन काम कर रहा है, कितना काम नहीं हो पा रहा, मैं नहीं जानता। तो खैर चलिए उसको हम आशुतोष लेंगे। जी जी, सर। संजय जी से एक अनुरोध करना चाह रहा था मैं। जी ऐसा नहीं है कि कश्मीरी हिंदू जो है वो फाइट बैक नहीं कर सकता। आप कश्मीर की अगर थोड़ी सी और हिस्ट्री थोड़ा देखेंगे पीछे, तो 1970-80 में पहली बार एक हिंदू लड़की का विवाह एक मुसलमान के साथ जबरदस्ती हुआ। तो उस वक्त संघर्ष में कम से कम 1 दर्जन हिंदू मारे गए थे और पता नहीं कितने घायल हो गए थे सैकड़ों में। ऐसा नहीं कि वो रिबेल नहीं कर सकता था, लेकिन रिबेल करने का एक प्रोपोर्शन है। जी जी। जिस वक्त हम घाटी से पलायन किए हुए हैं, उस वक्त वहां पे लोग तलवार या लाठी से लड़ नहीं रहे। जी जी। वहां पे AK-47 बंदूक था उनके पास, और AK-47 का आप मुकाबला तलवार या लाठी से नहीं कर पाते। तो एक बात थी। दूसरा, उनके पास हैंड मूविंग राइफल्स थी जिससे आप टैंक उड़ा सकते हैं, वो भी उनके पास थी। तीसरी बात, उनके पास क्या सबसे बड़ा चीज था कि भारतीय जो संविधान था जिसकी दुहाई हम आजकल दे रहे हैं, वो उनके हाथ में था। जी जी। क्योंकि हमारा जो कोर कमांडर था वो एक मुसलमान था, हमारा जो होम मिनिस्टर भारतवर्ष का था वो एक मुसलमान था, और भारत के प्रधानमंत्री तो राजा थे। उनको कोई पता नहीं था कि वो कश्मीरी हिंदू कौन होता है, उनको ये भी नहीं पता था। तो इसलिए वहां उस वक्त फाइट बैक करने के लिए एक पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होता है। अगर आपको गांव में किसी भी समुदाय के साथ लड़ना होता है तो कम से कम आपकी प्रोपोर्शन कुछ नहीं तो 10% तो होनी चाहिए ना। जी जी जी। हमारी तो 3% भी नहीं थी, तो किस प्रोपोर्शन पे हम लड़ते हैं। धन्यवाद। जी बिल्कुल सही है। और उसके पीछे रिलीजियस सैंक्शन सबसे बड़ी बात थी। मॉरल फोर्स जो उनकी थी वो उसकी रिलीजियस सैंक्शन थी। हिंदुओं के पास कहाँ रिलीजियस सैंक्शन थी इस सारे के, वो तो चींटी मारने से भी कतराता है। तो खैर देखते हैं कब समय मिलता है इन विषयों के ऊपर और चर्चा करने का, या कुछ और तरीके से किसी और की कोई टिप्पणी हो तो कृपया आप लोग साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, अनिल कुमार जी हैं, राकेश शाह जी हैं, अरविंद कुलकर्णी जी हैं कर्नाटक से। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? या डॉक्टर वंदना यादव जी भी हैं, और जो भी, या डॉक्टर पुष्पा जी, एनीवन? नहीं तो फिर धन्यवाद ज्ञापन करके आज की इस बात को हम विश्राम देंगे। जी जी। अपने को अनम्यूट कर लीजिए अरविंद जी। सर अपने को अनम्यूट करिए पहले। जी। I have been listening the dialogue for the last 1.5 years, and I agree to everything of it. Every time I see this, my heart goes into a different state. All that I can say is that Neeraj Atriji has become a powerful person. He is already one, and Ashutosh ji is helping him by getting such people. I want that such dialogue on our constitution should happen all over the country. I want at least 25 to 30 in the next couple of months. If Ashutosh can take lead in creating it, I will definitely support him. I want these discussion on the real Bharatiyata in the Indian Constitution should be discussed in at least 25 to 30 seminars, and the conclusions of those seminars, including this one, should be put together and then take it to a higher level. We have been living in all kinds of
I mean, in a situation where things are getting worse and worse, they are not improving, and जी such a series of seminars will really help us in creating. I will try my best to see where this can be done in southern part of India, but it is required all over India. There are enough people to discuss these issues, and the contents of this should be taken over. That is all I want to say. And I thank everyone here, especially Professor Neeraj Atreji and Ashutosh ji for organizing. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर काइंड कमेंट्स, थैंक यू सो मच। चलिए आप में से किसी और के कोई टिप्पणी है या सहमति है तो आप सहमति असहमति जो भी आप कहना चाहें, नहीं तो हम धन्यवाद करते हैं। मुझे लगता है कि आज के इस चर्चा के कई सारे नए आयाम उभर कर आए हैं। हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ी हैं। हमें मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति या अन्य स्मृतियों में जो कुछ कहा गया है, जो कि हमें स्वीकार्य नहीं है, स्वयं स्वीकार्य नहीं है, उसका हम परिशोधन कर दें और साथ ही साथ हम भारतीय संविधान जो नहीं है, इंडियन संविधान है, उसको हम देखें, उसमें दोषों को हम दिखाएँ कि कैसे उस संविधान ने जो है भारतीयों को पहले जाति के आधार पे बाँटा और साथ ही साथ धर्म के आधार पे भी बाँट दिया। धर्म तो नहीं, संप्रदायों के आधार पे, पंथ के आधार पे भी बाँट दिया और उसके कई दुष्परिणाम हमें देखने को आ रहे हैं, जिसके कारण जो है वो हम हिंदुओं के प्रति एक अन्याय जो है उसको देख पाते हैं, ऑन ग्राउंड देख पा रहे हैं। तो खैर इन सब विषयों के ऊपर हम चर्चा कंटिन्यू करेंगे। ये भाग 3 था इंडियन संविधान में भारतीय क्या है, जिसके अंतर्गत हमने ये आज की चर्चा की है कि यहाँ पे हिंदुओं के साथ कौन-कौन से जो हैं वो अनुचित जो व्यवहार है वो हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुई है उनके साथ, उसके हमने चर्चा की। तो बहुत जल्दी ही हम दोबारा फिर मिलेंगे और चर्चाएँ करेंगे इस तरह के विषयों के ऊपर और समझने की कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से आप सभी समझें इस बात को कि ये सिर्फ़ एकेडमिक चर्चा है, पॉलिटिकल इसका कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन एकेडमिक चर्चा है, लोगों में जागृति आएगी तो उनका संघ बनेगा तो वो प्रभावी होकर के जो अभीष्ट परिवर्तन चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय संविधान बनाने के लिए जो हमें अपेक्षित परिवर्तन चाहिए, वो हम कर पाएँगे। बल्कि रूपांतरण शब्द ज़्यादा बेहतर है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रूपांतरण भारतीय संविधान में कर सकें, इस बात की नितांत आवश्यकता है। नीरज जी अभी जुड़े हुए हैं, यदि अंतिम कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं धन्यवाद करके और सूचना देकर के आज की चर्चा को विश्राम देते हैं। नीरज जी कुछ कहना चाहते हैं अंतिम टिप्पणी के रूप में? जी। नहीं डॉक्टर साहब, बस ठीक है, ओके, ठीक है। तो एक सूचना के साथ आज की इस चर्चा को हम विश्राम देते हैं। मंगलवार को हम वैदिक टाइम कॉन्सेप्ट के ऊपर वैदिक काल तत्व मीमांसा पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अजय चतुर्वेदी जी जो IITian हैं और इस वक़्त बड़े प्रोमिनेंट स्पीकर हैं और उसके ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं, व्यवहारिक रूप से और गुरुकुल चला रहे हैं अपनी नौकरी छोड़ कर के और सारा कुछ त्याग करके। तो उनकी ओर से वैदिक टाइम कॉन्सेप्ट के ऊपर एक चर्चा होगी मंगलवार को, वो मैं कल आप लोगों के साथ साझा करूँगा उसकी सूचनाएँ और बाकी सारा जो मैटर है, कॉन्टेक्स्ट है, वो सारा शेयर करेंगे। तो आशा है आप लोग मंगलवार को फिर इसी तरह से जुड़ेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ मैं नीरज जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप सब लोगों ने जो धैर्यपूर्वक सुना, चर्चा की, उसके लिए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। देखते हैं कि इस सारी चर्चा से कौन-सी दिशा और हमारी दशा में क्या फ़र्क पड़ता है और हम लोगों को कौन-सी दिशा मिलती है, किस दिशा में अग्रसर हो पाते हैं। उन सब के लिए मैं आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, थैंक यू। और साथ ही डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी से मैं निवेदन करता हूँ कि कोशिश करें कि जो आर्य समाज के 10 नियम हैं, उसके आधार पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मूल्यांकन करें। स्वामी दयानंद की दृष्टि से इस सारे का मूल्यांकन करें, बहुत आवश्यक है और मैं आपका सहयोग करूँगा इस सारे विषय में।
तो धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। मंगलवार को मिलते हैं काल तत्व मीमांसा के संदर्भ में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।